ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। बहुत ही पावरफुल सेशन, द थिंक रिच शो। एंड ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट रमेश अग्रवाल सर को इनवाइट करना चाहूंगा। रमेश सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड एट द सेम टाइम आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं सर। यस, नमस्कार सर, नमस्कार एंड आपका स्वागत है बीएसआर के थिंक रिच शो में। और सभी लोग काफी उत्सुक हैं आपसे मिलने के लिए। धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए सर। एंड थिंक रिच शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और आप सब लोगों से मिलकर और बढ़िया हो गए। ग्रेट 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 सर। सर, आपकी स्टोरी का टाइटल मैंने कहीं पे पढ़ा था, एयरमैन टू चेयरमैन की कहानी। एयरमैन टू चेयरमैन की कहानी। और आपका पहनावा देख के भी लगता है देश को भी आपने बहुत सेवा की है, एयरफोर्स में जाके सेवा की है एंड एट द सेम टाइम आप काफी सारे लोगों को रोजगार देके और एक नया एक अलग लेवल का बिजनेस बना के आप जो सेवा कर रहे हैं वो आपकी सेकंड इनिंग है सर। सो सर, आपके मुंह से ही जानना चाहेंगे रमेश अग्रवाल सर कौन है, कहाँ से ये प्रेरणा मिली, कैसे एयरफोर्स की जिंदगी में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा सर, एयरफोर्स की जिंदगी आपकी कैसी थी, उससे आपको क्या क्या सीखने को मिला और वो आपको बिजनेस में और आपकी लाइफ में कैसे मदद कर रहा है सर? भूपेंद्र जी, जो सब्जेक्ट भी आपने मेरी पसंद का ही पकड़ा। और आज जो साथ जो जुड़े हुए होंगे सबको, कुछ मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ सर्विस करने वाले होंगे, तो सबकी एक इच्छा होती है कि मैं मेरे उस मुकाम पे जाऊं जो उन्होंने कभी तय किया होगा या कभी उन्होंने सपना लिया होगा। और मेरा एक अपना ये मानना है कि जिसने कोई भी सोच लिया होगा वो वहां जा सकता है। मगर जैसे कई बार कहीं पहुंचने के लिए एक रोड मैप बनता है, एक ब्लूप्रिंट बनता है, तो उसी तरह से एक ब्लूप्रिंट और रोड मैप अपने दिमाग में बन गया, उसके बाद फिर पहुंचने के लिए कोई बड़ी मुश्किल वाला काम नहीं है। एब्सोल्युटली। जैसे आपने कहा कि मेरी एक बहुत पहले जब मैं पढ़ता था, 71 का वार मैंने बचपन के अंदर, क्योंकि रहने वाला हरियाणा का था, हिसार और अंबाला एक एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है, तो वहां जब से कोई जहाज उड़ता था तो वो एक सर्किट लेता था, वो हमारे गांव के ऊपर से लेके जाता था कि हिसार से जितने भी उस टाइम के जो आई थिंक अजीत या हंटर इस टाइप के एयरक्राफ्ट होते थे, तो उस टाइम से इच्छा थी कि एक बार एयरफोर्स को बारीकी से देखना चाहिए। जी सर। तो वो एक मन में आया। फिर एक बार कहते ना कि यार मन में आया, सोच लिया, क्या जरूरी है आप वो एयरफोर्स में जा सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, जब सोच लिया तो एक बार जाना है। ग्रेट। और उसी एक दिमाग में अब उसके लिए करना क्या होगा, वो अपनी तैयारी करी। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं 97 में एयरफोर्स के एग्जाम पास किए और 80 में मैं एयरफोर्स में भर्ती हो गया। और एमटीआई मैंने चेन्नई मद्रास से, उस टाइम मद्रास होता था, जी सर। वहां से मैंने एमटीआई पास की और मैं एयरफोर्स से सीधा पहला ट्रांसफर होकर श्रीनगर चला गया, जेएंडके के अंदर। क्या बात है सर। तो वो मेरी एक जर्नी है कि एयरफोर्स में एक एज एयरमैन भर्ती होकर, एज एयरमैन आई हैड ज्वाइंड जेएंडके। और फिर कुछ दिन के बाद छोड़ने का मन किया, और फिर आज जो कंपनी है अग्रवाल पैकर मूव्स लिमिटेड, जी उसने सर। मेरे को अपनी कंपनी में चेयरमैन का पद दे दिया। तो ये एक जर्नी है एयरमैन टू चेयरमैन। सर, जी तो जी जी। ये जब आप एयरमैन थे, कितने साल तक आपने देश की सेवा की एज एन एयरमैन सर? मैं 6.5 साल भारतीय वायुसेना में रहा। जी सर। और पूरे जितने साल भी रहा, 5-6 साल जो भी, मैं एक जेएंडके में ही रहा पूरे, जी मतलब सर। मेरा टेनओवर। ग्रेट सर। और जब भर्ती होकर गया, तो हम्म। भर्ती होने के बाद हमारे को एक टिक करना पड़ता है कि वेयर डू यू वांट टू नेक्स्ट पोस्टिंग। तो करेक्ट सर। हर किसी की इच्छा होती है, क्योंकि मेरा एक पता नहीं शुरू से एक मन में रहा कि कुछ भी करे वो लीक से हटके करो, डोंट बी द पार्ट ऑफ भीड़, भीड़ का हिस्सा मत रहो। और क्योंकि भीड़ के हिस्से में तो लाखों लोग होते हैं, आपकी कोई पहचान नहीं बनती। यदि आप कुछ एक्सक्लूसिव काम करते तो आपकी पहचान बनती है। तो जी एक सर। हमेशा एक रही कि ऐसी चीज करें जो एक्सक्लूसिव हो, जिसमें आपको दिल को खुशी भी मिलेगी और एक लोग आपकी पहचान बनाएंगे। क्या तो बात है सर। भर्ती, हाँ, तो भर्ती होने के बाद सबको पास पेपर थमा दिए जाते हैं कि भाई अपना 3 पोस्टिंग के लिए लेटर, अपने नाम सिलेक्ट करो 3 सिटी के, कि वेयर डू यू वांट इट। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे होम टाउन के पास जाऊं। जैसे मैं हिसार का रहने वाला था, तो मेरी इच्छा होनी चाहिए थी आइदर दिल्ली, और एक यूनिट है गुड़गांव, और एक सिरसा। जी तो सर। मैंने
तीनों जो जगह थी उसको मैंने जे एंड के भरा। अच्छा। तो हमारे जब वो कहा कि भाई आप जे.एंड.के में जाना क्यों चाहते हो, और अभी दिसंबर है, वहाँ -20 डिग्री, 16 डिग्री, 15 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो हम्म। आप तीनों ही जगह आपने सिलेक्ट किया जे.एंड.के। तो मेरा सवाल था कि मैं अभी यंग हूँ और मेरा जो पर्पस था भर्ती होने का वो पाकिस्तान का बॉर्डर बारीक से देखूं, नजदीक से देखूं, और वो बड़ी इच्छा थी कि ट्रेनिंग सेंटर से मैं किस तरह पास किया हूं मेरे को पता नहीं, बट अब चाहता हूं कि मैं बॉर्डर बारीकी से देखूं, नजदीक से देखूं। तो या तो जे.एंड.के से देख सकता हूं जी सर। पाकिस्तान का बॉर्डर, या फिर कहीं अमृतसर से पीस एरिया। तो मैंने इच्छा जताई कि मैं किसी तरह जे.एंड.के में जाना चाहता हूँ। तो आई हैव बीन, उन्होंने मेरे को जे.एंड.के भेज दिया और वहां करेक्ट। से मेरी एक जर्नी शुरू हुई। यानी कि कुछ चीज ऐसी मन में रहती थी कि ये करना है, कि एयरफोर्स में भर्ती होना है, वो भर्ती हुए, बॉर्डर को बारीकी से देखना है, वो देखने का मौका मिला। तो ये कुछ कह सकता हूँ कि ये अपने आप में ठीक है, बाद में किस्मत बन जाती है कि आप किस्मत के धनी हैं और हम्म। आपने जो सोचा वो मिला। मगर इससे पहले क्या होता है कि ऑलवेज आई से कि 10 लाइफ यू मेक इट इज ओनली 10% करेक्ट सर। एंड 90% यू टेक इट। तो ये एब्सोल्युटली सब सर। करेंगे तो 10% का जो काम हुआ, ये केवल जो एक परिवार में पैदा कर दिया, क्यों मेरे हाथ में हम्म। नहीं था, वो भगवान जी के हाथ सर। में था। एक कुछ जिस स्कूल में भर्ती करवा दिया वो मेरे हाथ में नहीं था कि गांव का स्कूल था। कैसी शकल दी मेरी, कितनी हाइट थी, एयरफोर्स के लायक क्वालिफाइड मेरे हाथ पांव और कद बना दिया, वो परमात्मा के हाथ में था। तो दैट मीन्स दिस ऑल 10% द गॉड हैज मेड मी, हम्म। बट 90% उसके बाद जो जहां पर पहुंचाया, इट वाज टेकन बाय मी। यानी कहने का मतलब ये कि द लाइफ इज 10% हाउ यू मेक इट, बट 90% यू हाउ टू टेक इट। क्या बात है सर। जी सर जी। एक बार आपको रोकना चाहूंगा और मैं सभी लोगों से कहूंगा, तो दोस्तों देश के सबसे बहादुर सिपाही, सबसे पावरफुल सिपाही सर रमेश अग्रवाल का एक बार जोर से स्वागत कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, एयरमैन रहे, देश की सेवा की, जम्मू कश्मीर जैसे बॉर्डर को देखने की सबसे दिली तमन्ना थी, एंड ना सिर्फ उतना उन्होंने किया, एंड उसके अलावा एक बहुत ही प्यारी सी कंपनी आज बनाई है जिसके कारण काफी सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इस कंपनी की स्टोरी आप देखेंगे तो इतना सारा इनोवेशन सर ने किया है, इतना सारी चीजें सर ने की है कि आप खुद कहेंगे कि कैसे एक इंसान एक कंपनी को इस लेवल पे ले जा सकता है। सो एक बार जोर से जय हिंद कह के सर का स्वागत कर दीजिए, या फिर एक बार तालियों के साथ आप स्वागत कर दीजिए। और सर सबसे पहले आपसे सवाल एक और पूछना चाहूंगा। जैसे कई लोग एयरफोर्स में या आर्मी में या सर्व करते हैं और उसके बाद आके सिविलियन बन जाते हैं, लेकिन आपने अपना पहनावा वो ही रखा। इसके पीछे क्या आपको इंस्पिरेशन है और क्या प्रेरणा है, और इससे इस वर्दी से आपको क्या क्या रोज की प्रेरणा मिलती है, क्या फीलिंग आती है सर? आज मैं जो भी हूँ, जिस जगह बैठा हूँ, जी सर। यदि मैं उसका कहूँ तो ये इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। उन्होंने सुई रखने से लेकर जहाज कैसे रखा जाता है, वो जो रूल रेगुलेशन है, आई थिंक किसी बड़ी से बड़ी हार्वर्ड में भी आपको नहीं सिखाया जाता। दैट एयरफोर्स हैड टॉट मी। वाह। वाह। और घर से खर्चा करके मेरे को सिखाया। कई तो इंस्टीट्यूट क्या होती है कि आपसे पैसा लेती है, आपको सिखाती है, हाँ बट हाँ। एयरफोर्स ने मेरे को खर्चा भी दिया, सिखाया भी, और हम्म। आंधिया खड़ा कर दिया। तो मैं इसको मेरी जिंदगी भर तक, मैं कर्ज तो कहाँ उतार पाऊंगा इसका, हम्म। मगर एक कोशिश करता हूँ कि भाई मैं कुछ भी करके, बिकॉज आई हैड जो जिंदगी में मेरे को भारतीय वायुसेना ने दिया था, तो वो एक वर्दी, 1 रुपया, एक बेल्ट, एक टोपी, एक सूटकेस, वो लेकर मैं वहां से विदा हुआ था। तो कोशिश की थी कि मैं कुछ मेरा कद उतार पाऊं, हालांकि वो कभी नहीं उतरेगा। जी उसके सर। बाद एयरफोर्स के बाद कि मैं सोचा कि मैंने जो जब हम एयरफोर्स में भर्ती होते हैं तो एक ओथ लेते हैं कि मैं थल जल नभ में जिंदगी भर देश की सेवा करूंगा। तो वो मेरी बेल्ट या वर्दी पहनूं या ना पहनूं, क्योंकि वो जो ओथ है वो मेरी जिंदगी भर की है। यानी द ओथ वाज, किसी भी मिलिट्री, किसी ऑफिसर के लिए, किसी डिफेंस वालों के लिए जो ओथ ली जाती है, वो ये नहीं ली जाती कि मैं जब तक वर्दी में रहूंगा और फौज में रहूंगा तो सेवा करूंगा, उसके बाद मैं सेवा से कैंसिल हो जाऊंगा। इट्स जी सर। नेवर। तो ओथ जिंदगी भर की है। तो मेरे को ये मेरी वर्दी याद दिलाती है कि जो ओथ आपने ली थी, वो ओथ उस दिन भी बरकरार थी, आज भी बरकरार है, और आपके दिल, आपके आखिरी सांस तक वो ओथ बरकरार रहेगी। तो मेरे को ये क्या बात ओथ याद दिलाती है। बस ऐसा एहसास होता है कि आप जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं,
आप कुछ न कुछ देश का, समाज का जो आपके पास कर्जा है वो उतारते जाओ। कितना उतरेगा आई कांट से, बट एक कोशिश रहती है कि कर्जा कैसे भी वो मैं मरने से पहले कुछ कर्ज मुक्त होके जाऊं। बस इसलिए ये वर्दी एक अपना लक्ष्य बन गया कि इसी वर्दी में ही अपने को जीना है। सर एक और सल्यूट आपको, और वो सल्यूट इसलिए क्योंकि आपको आपकी ओथ याद है। कई लोग ओथ ले लेते हैं या कई लोग कमिटमेंट कर देते हैं और उन कमिटमेंट्स को भूल जाते हैं। अरे वो तो उस समय किया था, ज्वाइन करने के लिए किया था, लेकिन आपने अपनी ओथ याद रखी। क्योंकि सर मैं बहुत सारे सिपाहियों को भी जानता हूँ, कई लोग रिटायर होके भी आते हैं, उनको भी जानता हूँ, और आने के बाद वो जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे अरे अच्छा हुआ नौकरी छूटी, अरे अच्छा हुआ वो बॉर्डर से वहां से आए, अब आराम की जिंदगी है। लेकिन आपने उसको याद रखा, उस ओथ का याद रखा। सर कई लोग एक एक और सवाल एयरफोर्स से रिलेटेड ही पूछूंगा या आर्मी या फोर्सेस से रिलेटेड पूछूंगा। 4 दिन पहले एक सोल्जर मुझे मिले जो कि मेरे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि सर हम लोगों के वहाँ पे बहुत स्ट्रेस होता है और हम लोग कई बार बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में रहते हैं, जो कि सबको पता है। और सर उसके कारण कई एयरफोर्स वाले या कई सिपाही लोग भी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। मैं सबसे पहला चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को जो फोर्स में जाके भी कई बार किसी कारण से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? ये देखो, हमारा कहता है ना, जिस तरह का आप चश्मा पहनोगे जी सर। काला, और दुनिया आपको काली दिखेगी, सफेद पहनोगे तो सफेद दिखेगा। वाह। ये तो आपका चश्मा उतार कर उन एयरफोर्स वाले सब भाइयों को ये कि अपना चश्मा इतना बढ़िया पहनो कि दुनिया आपको रंगीन दिखे, बढ़िया दिखे। हाउ चश्मे का वंडरफुल। फर्क है। जब हम वर्दी डाल लेते हैं तो एक सबसे पहले क्या होता है, द डे यू पुट द वर्दी ऑन योर शरीर, तो आपको बहन नाम की चीज खत्म हो जाती है। आपका एक ही दिमाग में रहता है कि मैं, मेरा टारगेट जो मेरे को दिया गया है वो पूरा करना है। तो उसके बाद ठीक है, कई डोमेस्टिक प्रॉब्लम कईयों की हो जाती है, क्योंकि डिफेंस के अंदर आने के बाद कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन हमारे टाइट है कि हर बार कोई प्राइवेट कंपनी की तरह कोई छुट्टी मिलती नहीं, प्राइवेट कंपनी की तरह आपको जो चाहे होम पोस्टिंग मिलती नहीं। तो वो परिवार में कई बार क्या होता है कि बुजुर्ग हो गए पिताजी, कोई जमीन का ख्याल नहीं रख सकता, कोई पत्नी के अपने कुछ और रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। तो जी सर। दुखी ना हो, उसमें ये मान के चलो कि ये हमारी एयरफोर्स एक इंस्टीट्यूट है जो सिखा रही है। मैं यहाँ पर एमबीए करने आया हूँ, वो एमपीए जिसमें मेरे को डिसिप्लिन सिखाएगा, ऑनेस्टी सिखाएगा, इंटीग्रेशन सिखाएगा, और एक वो आदमी बनाकर भेजेगा जो हिंदुस्तान की कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाती, और वो केवल केवल डिफेंस ही होती है। तो मैंने ये सोचा था कि सो लॉन्ग आई विल बी द एयरफोर्स, मैं एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड सीख रहा हूँ। ये मेरी लर्निंग का पाठशाला है। तो मैंने उसको पाठशाला मानी और मैंने सीखते रहा। तो इस तरह हमारे कई बार एक कमांडर के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो हमारे को कैसे, किस तरह का हमारे माहौल पैदा करते हैं। तो बस वो तो एक एंजॉय करने का क्षेत्र है। कोई किस्मत वाले को ही डिफेंस में सर्विस करने का मौका मिलता है। 130 करोड़ में 14 लाख डिफेंस पर्सनल है। तो आप सोच सकते हो कि कितने परसेंटेज वो डिफेंस में है। तो वो मैं तो समझता हूँ कि मैं एक बहुत उन 14 लाख वालों में से एक किस्मत वाला आदमी हूँ जो मैं एयरफोर्स के अंदर भर्ती हो पाया। हाउ वंडरफुल सर। थैंक यू सो मच सर। एंड ये चीज अगर हर सोल्जर के अंदर आ जाए तो आई एम श्योर और ज्यादा पावरफुल होगा। सोल्जर्स तो खैर पावरफुल है सर, लेकिन यहाँ पे देश के अंदर हजारों लोग हैं जो प्राइवेट नौकरियों में हैं और वो नौकरी के लिए सुबह घर से निकलते हैं। एंड कई लोगों को मैंने देखा सर मायूस होके निकलते हैं, आज फिर से नौकरी पे जाना पड़ेगा, और दिन भर वहां पे भी काम बड़ा बिना मन के करते हैं और हर बार अपनी नौकरी को कोसते रहते हैं। ऐसे लोगों को सर आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि यस वो चश्मा ही गलत पहन रखा और उनको कितना भी वो चश्मे के बारे में बताओ पॉजिटिव, तेरे पास नौकरी तो है, बाकियों के पास नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी नौकरी को क्रिटिसाइज करना शायद ये एक कॉमन ट्रेट बन गया है 80% 70% लोगों का सर। सो कैसे हम लोग इन्हें चेंज कर सकते हैं सर? और इनको क्या, क्योंकि ये नौकरी हमें खाने के लिए दे रही है, अन्न दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं सर। सो आपकी कंपनी में भी ऐसे कई लोग होंगे आई एम श्योर, तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं या हाउ डू यू रियली हेल्प देम सर? भूपेंद्र जी, ये एक यूनिवर्स प्रॉब्लम है सभी की, मगर उसके लिए कुछ उपाय जो बोलते हैं ना कि वो हर चीज का उपाय है। आप कुछ भी सोचो कि इस ये चीज इम्पॉसिबल है, बट यदि उसके बारे में सोचेंगे तो विल गेट द पॉसिबल। एब्सोल्युटली। हमारे एक बार छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऑफिस के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था 93 में दिल्ली ऑफिस, ऑफ कोर्स मैंने 87 में मेरी कंपनी खोली थी अग्रवाल पैकामोर, बट 93 में मैं हैदराबाद स्टार्ट करके देन आई टुक ओवर नॉर्थ इंडिया।
तो नॉर्थ इंडिया में मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे पास उस टाइम पर करीबन 30-32 स्टाफ थे। और राइट जब सर। मैं वहां पर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन सेवा लगातार आ रहा था, तो जब आने के बाद मैंने देखा कि क्योंकि मेरे को जितने भी स्टाफ मिले थे वो किसी ट्रांसपोर्टों में काम करते हुए, वहां से मैंने उनको हायर किया था, मैंने उनको साथ में जोड़ा था। जी सर। और हमारे इसमें क्या, जैसे किसी की गाड़ी पहुंचनी थी, वो कहते थे कि हाँ गाड़ी पहुंचने वाली है, तो मैं पूछता था, शर्मा जी ये गाड़ी कब पहुंचेगी, कैसे, कहाँ से निकली है? अरे भैया साहब अभी तो गाड़ी मिली नहीं है। तो मैंने आपको कैसे कह दिया गाड़ी पहुंचने वाली है? घंटे 2 घंटे में मिल जाएगी, पहुंच जाएगी। इसमें हमारे ट्रांसपोर्ट में ऐसा ही चलता है। दूसरी जगह देखा, वो माल पहुंच गया, वो कल पहुंच जाएगा। तो मैंने पूछा भी कल कैसे पहुंचेगा? तो सब वो पहुंच जाता 2-4 दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसपोर्टों में 1-2 दिन ऐसे चलता है। तो आई जस्ट, मैं इतना अपसेट हुआ कि हर बात पे, हर सेकंड में मेरे ट्रांसपोर्टर वाले, मेरे साथ काम करने वाले, वो बात बात पे झूठ बोलते हैं। और मैंने डिफेंस में कभी कहा कि 4 बजे आपके पास मिलने आऊंगा, तो मैं 3:55 से पहले पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 4 बजे मैंने कमिट किया है। और जी 4:05 में पहुंचूंगा तो आपको 10 फोन करूंगा, भाई मैं पहुंचने वाला हूँ, 2 मिनट और लेट हो जाऊंगा, 1 मिनट और ले जाऊंगा, बिकॉज दैट इज अ कमिटमेंट इन डिफेंस, वी हैव लर्न इट। और यहाँ पर देखा तो सब कुछ था। तो मतलब कि आइदर मैं ये काम छोड़ दूंगा, या ये लोग मेरे साथ, जैसा मैं हूं मेरे साथ बन जाएंगे। बड़ा मुश्किल वाला काम था। सर। मैंने सबको इकट्ठा किया और कहा कि भाई, मैं ये जो आपके जो एटीट्यूड है झूठ बोलने का, क्या ये ठीक हो सकता है? आप इसको छोड़ दो। बोला हाँ सर छोड़ देंगे, पर इसमें बिजनेस के बहुत फर्क पड़ेगा, शायद व्यापार बंद ना हो जाए, क्योंकि क्योंकि झूठ के बगैर तो हमारा ट्रांसपोर्ट का काम चल ही नहीं सकता। ये 100 साल से चला आ रहा है। मैं बोला कि अपन एक बार कोशिश करेंगे इसको। तो देन आई ट्राइड कि इनको झूठ को जीरो कैसे करे। बहुत टीडियस जॉब था, झूठ को जीरो कैसे करे। मैंने सबको कहा कि आज मैं आपको एक ओथ दिला रहा हूं, जिस आदमी को जो ओथ पसंद आए, वो आप अपनी बात उसी तरह लिखना, और नहीं पसंद आए तो मत लिखना। ओके। मैंने क्या किया कि 5 रुपए के स्टैंप लाकर सब 30-32 लोगों को बांट दिए। बोला इसमें नाम लिखो, मैं सोनसो सन ऑफ सोनसो आपकी इस कंपनी में इस पद पे कार्यरत हूं। बोला जी हाँ लिख देंगे। सबने लिख दिया। दूसरा मैंने कहा कि मैं आज एक आपको जाने अनजाने में कंपनी के फायदा या नुकसान की परवाह न करते हुए, आज से आप लोगों को झूठ नहीं बोलना। बोला जैसी मर्जी सर, काम तो आपका नुकसान होगा, हम लिख देते हैं। सबने लिख दिया। तीसरी लाइन में बोला कि बहुत कड़वी है, जिसको अच्छी लगे तो लिखना, नहीं लगे तो मत लिखना, मगर सोच के लिखना। फिर भी आप इतना कहने के बाद भी झूठ बोलोगे, तो उस झूठ का जो भी पाप लगेगा, वो आपको खुद को लगेगा, आपके परिवार को लगेगा, आपको माँ बाप को लगेगा, आपके फैमिली को लगेगा, मगर अग्रवाल पैकमूर को बिल्कुल नहीं लगेगा। ये मैं आज कह रहा हूं। सर ऐसा कैसे? मतलब मैं तो ये कहूं जिसको अच्छा लगे लिख दो, जब नहीं लगे तो मत लिखना। मैंने तो कोई दबाव नहीं दिया। अब तो 32-33 लोगों में से एक धर्मपाल शर्मा ने छोड़कर बाकी किसी ने नहीं लिखा। पूरे पेपर मैंने 5 रुपए के स्टैंप वापिस इकट्ठे कर लिए, और मैंने धर्मपाल का एक बाजू में रख लिया और बाकी के अलग रख लिए। देन अगेन आई केम नेक्स्ट इन द मॉर्निंग 9 o'clock, और नोटिस बोर्ड के ऊपर मैंने धर्मपाल की फोटो लगाई। कहा कि ये मेरे को होनेस्ट आदमी, इस टाइप के आदमी चाहिए, एंड ही इज बीन प्रमोटेड टू द नेक्स्ट रैंक विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 8%। और मैं ऊपर कैबिन में आ गया। 9:30 सब लोग आए, देख सब लोगों ने देखा, रे धर्मपाल का तो प्रमोशन हो गया, धर्मपाल को तो काम भी कम आता है। धीरे धीरे करके सब लोग मेरे कैबिन में आए। कहा कि साहब ये अनर्थ हो गया, धर्मपाल का क्यों प्रमोट कर दिया? हमला जी मेरे पास होनेस्ट आदमी है, एक होनेस्ट आदमी 12 आदमियों के बराबर होता है, तो मैं तो ऐसे होनेस्ट मेरे को मिल जाए तो मैं तो टेंशन खत्म हो जाए। देन स्लोली एवरीवन केम इन कैबिन, कि सब दो 5 रुपए वाला स्टैंप, मैं भी साइन करता हूं। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन हैज साइंड इट। और वो दिन है 93 और 2020, 27 साल हो गए मेरे को। आप मेरी कंपनी में कोई चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो यू नॉट फाइंड एनी झूठा आदमी। तो मैंने झूठ को जीरे करने का प्रयास किया। तो क्या यानी कि बात है। हर चीज इम्पॉसिबल जो आप कहते हो ना, वो सब पॉसिबल है, पर आप उसको किस ढंग से परमानेंटली उसका एनालाइज करके उसको जीरो करते हो। जब झूठ जीरो हो सकती है, तो सब कुछ कुछ भी हो सकता है, ये आप अनुमान लगा सकते हो। क्या बात है दोस्तों। इस चीज पे तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से जो भी फीलिंग है इस पर्टिकुलर चीज पे, देखिए सबसे मुश्किल काम है इंसान की झूठ को जीरो करना, और अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स शायद इंडिया की नहीं दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने झूठ को जीरो किया है। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गाइस। थैंक यू सो मच सर। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए आप एयरमैन से आए, आप इस कंपनी में आए, चेयरमैन बने, बिना विजन के ऐसा काम कोई कर नहीं सकता सर।
बिना विजन के, बिना स्ट्रॉन्ग सिद्धांतों के। तो मैं जानना चाहूंगा रमेश अग्रवाल सर से कि रमेश अग्रवाल सर के ऐसा कौन सा पर्पस है जिसके लिए वो दिन रात जी रहे हैं? ऐसी कौन से सिद्धांत हैं जो जिनकी जिनकी जिन सिद्धांतों के ऊपर रमेश अग्रवाल सर का पूरा टावरिंग पर्सनालिटी खड़ा है? एंड रोजमर्रा की क्या प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है सर? कैसे एक इंसान विजन फाइंड आउट कर ले? आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? आपका वैल्यू सिस्टम क्या है? आपका पर्पस क्या है सर? जब मैं एयरपोर्ट छोड़कर आया था, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं कुछ भी काम करूंगा, बट ऐसा करूंगा जिसमें मैं पहचान बनाऊंगा। ये मेरी एक शुरू से थी कि आई हैड टू बी एज ए सर्विस मैन इन एयरफोर्स मोर देन 5-6 साल। मेरा 5 साल का विजन था, बट आई 6-6.5 साल में रह पाया, 6.5-6.5 साल वो मेरा। तो मेरा एक था कि उसके बाद भी कुछ भी करूंगा, मैं करूंगा बिजनेस, मैं करूंगा इस तरह का जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव हो, दुनिया में पहचान बने। जी सर। उसके लिए मैंने रोड मैप बनाया कि कौन सा ऐसा बिजनेस करूं जिसकी लाइफ लंबी हो, क्योंकि हर चीज की लाइफ होती है। काफी बार देखा होगा कोई ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद वो बिजनेस इतना सेचुरेट हो जाता है, 1000 लोग, 2000 लोग, 10,000 लोग, लाखों लोग आ जाते हैं। सो आपकी उसमें भीड़ के अंदर आप भी खो जाते हो, अल्टीमेटली यू विल बी नो मोर। तो उसमें से सबसे बड़ी क्या चीज होती है कि किसी का बिजनेस शुरू करने के लिए यू टू जस्ट फाइंड आउट जहां मोर पेन होगा वहां मोर गेन होगा। तो मैंने ये देखा कि कौन से धंधे में, कौन से बिजनेस में मोर पेन है। तो मैं बीइंग इन सर्विस, तो आई वाज फेसिंग, वंस शिफ्टिंग हो गई तो समझ लो कि नानी याद आ जाती थी, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते थे, अब मैं कहाँ जाऊंगा, ये मेरा वो गिफ्ट है, इसको मैं किसको दान दूं या लेकर जाऊं, ये तो टूट ही जाएगा, इसको तो रख दें। तो 1-2 महीने से ऐसा पेन दिमाग में शुरू होता था। तो मतलब इससे बड़ा पेनफुल एरिया कोई भी नहीं है, तो यहीं अपने को गेन मिलेगा। तो आई हैड थॉट कि आई शुड गो समथिंग शिफ्टिंग बिजनेस। उस टाइम पे एनालाइज किया कि हिंदुस्तान में कोई मुश्किल से शिफ्टिंग वाले लोग होते थे, और वो भी उस जमाने में इतनी कॉस्ट लेते थे कि किसी की शिफ्टिंग उसके रिच से बाहर थी। तो मतलब ये बहुत अच्छी है। और फिर मैंने एनालाइज किया कि शिफ्टिंग का धंधा कोई 2 साल, 5 साल, 7 साल का है क्या। देन वी केम टू नो कि 14-15 लाख मिलिट्री में है, इतने पब्लिक अंडरटेकिंग है, इतने बैंक्स है, इतने कॉर्पोरेट हैं, और आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान के अंदर लोग आएंगे और पैसा भी थोड़ा सा अच्छा होगा। ये सारा देखने के बाद क्या कि इसकी 100 साल से कम लाइफ नहीं है। करेक्ट। सो देन आई थॉट कि जिसकी लाइफ लंबी हो उसमें अपना हाथ बढ़ा लो, क्योंकि फिर आपका धंधा कभी मरता नहीं। आपको उसको बचाने के लिए ABCD 4 काम करने हैं। यू हैव टू बी, क्लाइंट को भगवान समझना है, आपको इनोवेशन करनी है, और आपने जो टीम है, जो क्लाइंट, जो दूसरे क्लाइंट, जो मेरे साथी, जो मेरे साथ काम करते हैं, उनको परिवार का हिस्सा बनाना। 3 चीज करनी है, क्लाइंट को भगवान, इनोवेशन एवरी टाइम, और तीसरे जो आपके कर्मचारी, वो आपके पार्टनर भगवान, आपके ये दोस्त, और आपके परिवार के हिस्से, पारिवारिक हिस्से। उसके बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं। हिंदुस्तान में 100 साल हो, 3 पीढ़ी तक आपका बिजनेस चलता है। तो इस तरह से एक बिजनेस की सोच करी, तो उसमें देखा कि शिफ्टिंग के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वहां से फिर मैंने शुरुआत करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से ये अग्रवाल पैकर मूव, एक शिफ्टिंग, रिलोकेशन, होम शिफ्टिंग, जो कुछ भी कहो, दैट आई स्टार्टेड बिजनेस ओनली इस छोटी सी सोच से। बहुत बड़ा सर। सर तो ये अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स में आपने 3 पिलर कहे, और दोस्तों मैं आप सबको कहूंगा कि इन 3 पे बहुत ध्यान दीजिए। एक तो सर ने कहा कि कस्टमर को भगवान मानो, क्योंकि कस्टमर ही पैसा दे रहा है, कस्टमर सब कुछ दे रहा है। दूसरा सर ने कहा कि मेरे खुद के टीम मेंबर्स जो हैं वो मेरा फैमिली मेंबर्स होंगे। और तीसरा सर ने कहा कि जो भी करो कमाल का करो, बहुत बढ़िया करो। एंड सर थैंक यू सो मच। अग्रवाल सर, इस पूरी प्रोसेस में आपके सबसे बड़े सिद्धांत कौन-कौन से हैं? अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स किन सिद्धांतों पे टिका हुआ है? जैसे कस्टमर भगवान है, ये आपका एक सिद्धांत है। अपने अपने टीम को, अपने लोगों के लिए जोड़ के रखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस लानी है। तो कौन-कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस या कौन-कौन सी ऐसी बुनियादें हैं या सिद्धांत हैं जिनके ऊपर अग्रवाल पैकर्स इतना फ्लरिश कर रहा है सर? देखो, आपका जब कहते हैं ना कि जिसके साथ भगवान खुश हो, उसको कोई हिला नहीं सकता। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं, वो जिंदगी भर मरने से, पैदा होने से लेकर मरने तक अपने भगवान की पूजा तो जरूर करते हैं, अपने मंदिर में या बिजनेस के किसी प्रेमिसेस में कोई एक छोटा सा बनाकर, मगर वो अपने भगवान को जिंदगी भर कभी देख नहीं पाते। जी सर। पैदा होने से मरने तक। मगर मैं एक ऐसा लकी आदमी रहा कि मैं एवरी डे मेरे भगवान को देखता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, और वो मेरे को आशीर्वाद देते हैं। तो मैं उस सबसे बड़ा मेरा ये कि मैंने भगवान को देखा, बारीकी से देखा, सुना,
और उसने मेरे को धमकाया। सर आपका आवाज थोड़ा सा चला गया है सर। हेलो रमेश सर, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो रमेश सर, सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो रमेश सर, आवाज नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। नो 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 सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? एवरीबडी, एम आई ऑडिबल? शायद आवाज में, एक बार सर अपने आप को म्यूट करके वापस से एक बार ऑन करेंगे, मे बी दैट विल वर्क। रमेश सर आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। एक बार अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। हेलो हेलो चेक। मे बी सर आप अपना ये ऑडियो फोन या माइक्रोफोन हटा के एक बार फिर से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए सर। सर इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, आप एक बार पूरा डिस्कनेक्ट करके वापस से रीजॉइन कर लीजिए। आई थिंक इट विल हैपन, राइट? इट विल हैपन सर। मे बी आप या फिर माइक्रोफोन को पूरा फोन से ही हटा दीजिए, या समथिंग समथिंग इज प्रॉब्लम सर, अदरवाइज। सो दोस्तों, जब तक अग्रवाल सर वापस से हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी आवाज का टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तब तक मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपकी अभी तक की बेस्ट लर्निंग क्या रही अग्रवाल सर से? ओके, आपकी अभी तक की बेस्ट लर्निंग क्या रही अग्रवाल सर से? अग्रवाल सर आप फिर से एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक आपको डिस्कनेक्ट करके एक बार ज्वाइन करना पड़ेगा वापस से। राइट, ऑलराइट, सही चश्मा लगा लो, फैंटास्टिक। जस्ट अ मोमेंट, गिव मी 1 मिनट गाइज, तब तक मैं अग्रवाल सर को एक बार असिस्ट कर देता हूं। ऑलराइट, सो जब तक अग्रवाल सर हमारे साथ वापस से जुड़ते हैं दोस्तों, और उनकी आवाज हमारे साथ क्लियरली आती है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। देखिए, 2000 करोड़ की कंपनी बनाना और उसके लिए सबसे बड़ा प्रिंसिपल होना। यस अग्रवाल सर, आई थिंक आई कैन हियर यू। थोड़ी सी हाँ देर के लिए आपकी आवाज आई थी वापस। वेरी नाइस। हाँ जी, आप आवाज आ गई थी। हाँ 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 सर, आवाज आ गई। सो दोस्तों, कस्टमर ही भगवान है, अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को साथ लेके चलना है। और तीसरी चीज सर ने कहा, इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का अगर आप इनोवेशन का कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का झूठ को जीरो करना है, किस लेवल का एनर्जी उसमें लाना है। दैट इज सो नाइस। थैंक यू सो मच अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच। वी लॉस्ट यू इन बिटवीन, आप कुछ बता रहे थे सर? नहीं, बस एक तो मैंने ये कहा कि कस्टमर की जब आपने कस्टमर को अपने दिल में बसा लिया तो कस्टमर फिर आपको कहीं भी खड़ा कर देगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और दूसरा, जब कस्टमर की कुछ भी चीजें आती है तो उसके अंदर आप चर्चा करते हो, उसमें ध्यान देते हैं, तो एक आपका इनोवेशन बन के आता है। छोटी छोटी चीज होती है बट वो आपके लिए एक हमेशा नीम का पत्थर बन जाती है। मैं 1997 के अंदर श्रीमान टीएन शेषन, उस जमाने के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, जो हमारे एज के आदमी सब जानते होंगे, एक अच्छे ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर। जी सर। तो टीएन शेषन जी का ग्रेटर क्लास से सामान जाना था चेन्नई के अंदर, मद्रास में। ओके। और हमारे लोग जिस तरह नॉर्मल पैकिंग करते थे वो पैकिंग कर रहे थे। और पैकिंग करते टाइम पर टीएन शेषन जी ने कहा उन सबको कि भाई आप लोग अभी थैंक यू वेरी मच, बाहर चले जाओ, मैं आपसे पैकिंग नहीं कराना चाहता। लोग बाहर आ गए, कान पूछना चाहे तो शेषन साहब थोड़े से गुस्से के स्वभाव के आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि भैया आपके ओनर को बोल देना कि ही विल स्पीक टू मी। उस टाइम पर मोबाइल शुरू हुआ था। मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मोबाइल पे बात नहीं की, कह जी आप यहीं आओ, मेरे से बात करो। मैं वहां पहुंचा और बेल बजाकर अंदर गया
तो वो बहुत गुस्से थे। मैं बोला कि सर क्या हुआ? मैंने सोचा कि मेरे आदमी ने कोई ना कोई ऐसी चीज पे हाथ लगा दिया होगा, कोई चीज तोड़ दी होगी, कोई ऐसा काम कर दिया होगा। कुछ मेरे हरियाणा के पैकर थे, तो समटाइम्स हरियाणा वाले क्या करते हैं, काम करते करते बीच में जाकर सिगरेट बीड़ी पियाते हैं, फिर काम शुरू कर देते हैं। तो मतलब कभी इन्होंने ये काम कर दिया होगा। तो मैं शांति से बैठा और मैंने कहा सर मेरे को ये तो बताओ गलती क्या हुई है? हुई होगी गलती 100%, नहीं तो आप इतना गुस्सा होते नहीं। देन ही सेड, मेरी जो भगवान की मूर्तियां जो आपके लोग पैक कर रहे हैं, वो जूते पहनकर पैक कर रहे हैं, और मैंने आज तक जिंदगी भर में इन भगवान की मूर्ति के सामने भी जूते पहनकर नहीं निकला मेरे घर में। एंड क्या दिस बात है। द ऑफेंस दे हैड डन इट। मैं सोचा कि हाँ इनके बड़ा दिल में आघात पहुंचा है। देन आई सेड, वहां बैठा बैठा पेन कॉपी लिया, एक चित्र बनाया जिसमें ओम, अपना सतिया, और एक तरह से गुरु ग्रंथ वाली फोटो, ये चारों पांचों क्रिश्चियन मुस्लिम सब एक मिक्स करके एक वो बनाया। और मैंने कहा कि सर एक चीज मैं बताता हूं, आज के दिन के बाद आपका भगवान तो चलो नाराज हो गया, इसके बाद किसी का भी भगवान आज के बाद आपका नहीं, किसी का भी नहीं होगा। एक नंबर दो, जहां माल उतारेंगे हम वहां भी किसी का भगवान नाराज नहीं होगा। बोला जी क्या करोगे? कि मैंने एक स्टैंडिंग एसओपी बनाई है सर, जो भी भगवान की मूर्ति पैक होगी, वो सबसे पहले वो आदमी बाहर जूते निकालेगा, पानी से हाथ साफ करेगा, इसके बाद वो भगवान की मूर्ति और मंदिर पैक करना शुरू करेगा। उसके ऊपर एक ही चित्र चिपकाएगा और नंबर 1 लिखेगा, उसमें लिखेगा पूजा का सामान। और यही मद्रास में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगी कि 1 नंबर में पूजा का सामान है, और आप फिर चप्पल निकालना, जूती निकालना, अपने हाथ धोना, और जहां पर भगवान का सामान रखना है उसके ऊपर भी जल से साफ करना। देन कीप दिस कार्टन इन प्रॉपर प्लेस, और उसके बाद जुब्बे पहनना और हाथ जोड़ के कहो कि सामान उतारो। तो नहीं यहाँ होगा वहां होगा। और वो टीएन सेशन जी इतने खुश हुए कि कॉल योर पीपल स्टार्ट पैकिंग। और वो दिन है सर, आज दिन है, 23 साल हो गए, किसी का भगवान आज तक नाराज नहीं हुआ। और उसके बाद लोगों ने हमारे क्या कहना शुरू किया कि अग्रवाल पैकर्स मूवर्स, दे डोंट कैरी ओनली गुड्स बट दे कैरी इवन इमोशंस। तो इमोशंस कैरियर बन गए थे हम उस दिन के बाद। क्या तो बात है। दिस हैज मेड अस complain, then innovation, and it has been now become a rule for us. क्या बात है सर। तो सब मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को कोच करता हूं और उनके पास जब भी आप जैसे लोगों की कहानी शेयर करते हैं वो बड़ा इंस्पायर होते हैं, लेकिन जब मैं उनको देखता हूं प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो कहते हैं अरे सर नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। एंड आपको भी इनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी प्रैक्टिकल परेशानियां आई होगी सर। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि आपको इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए, आपकी कंपनी में इतना अच्छा वैल्यू बेस्ड कंपनी बनाने के लिए क्या क्या सबसे बड़े चैलेंजेस आज तक आए सर? क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपका फेलियर स्टोरी या आपको कौन कौन से दिक्कतें आई इस पूरी मुहिम में, उनके बारे में अगर आप थोड़ा शेयर करेंगे सर तो दैट विल बी ग्रेट थिंग। हमारी जो कंपनी है ये पीपल ओरिएंटेड है, बिकॉज पैकर्स जो आता है वो 8th पास से नीचे होता है। जो जी सर। ड्राइवर्स होते हैं वो भी 7, 6, 8 पास होते हैं। उनका एक जिंदगी में अलग जीने का तरीका है, अलग ढंग से वो पले पोसे गए हैं और अलग ढंग से उन्होंने काम जिंदगी में देखा है। जी सर। जब हमारे ये सब लोग कनेक्शन में आते हैं तो उनका जो एटीट्यूड रहता है उसका कैसे हमारे कंपनी के बिहेवियर के साथ मिले, और वो बिहेवियर चेंज करना, कहते हैं ना सिग्नेचर और एंड नेचर, इट नेवर चेंजेस। वो दोनों एक जैसे रहते हैं, जिंदगी बदल जाती है पर वो नहीं बदलते। हमने क्योंकि हम जितने भी क्लाइंटों के घर में जाते हैं वहां पर घर में या तो बूढ़ी अम्मा रहेगी, उनकी मिसिज रहेगी, काम वाली बाई रहती है, कोई बेटी रहती है, उन पूरे जगह और उस लड़के को अपना ऐसी छाप छोड़ के आ जानी कि भाई आदमी तो बहुत बढ़िया था, वो बहुत चेंज करना बढ़िया। हमारे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि कई लोग तो क्या होता है अपनी पत्नी को छोड़कर कहते हैं कि मैं शाम को ही आऊंगा, आप यही पैकिंग कराएगी। तो 4 हमारे बंदे बिल्कुल अजनबी और वो बहन घर के अंदर, तो बहुत एक लगता था कि पता नहीं कौन सी चीज कब क्या हो जाए। और हमारे को तो इनकी जो ट्रेनिंग करनी होती थी वो ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी। जी तो सर। मैंने इसको चैलेंज लिया कि भाई सबसे पहले तो हम वही टीम हमारे साथ रहेगी जो ये इस तरह का एक बिहेवियर को चेंज करेंगे। कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर से शुरू होती है हर चीज। करेक्ट। तो हमने सबसे पहले जब भी कोई हमारी मीटिंग होती है, और हर बार हर महीने एक दिन होता है, पहले वी यूज टू से दरबार डे, लेटर ऑन वी मेड दिस डे इज अ मंथन डे,
महीने की 4 तारीख हर ब्रांच, पूरे हिंदुस्तान की जो हमारी 140 ब्रांच है, वो हर 4 तारीख को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक एक बैठक होती है जिसको बोलते हैं मंथन डे। जी उसमें सर। सब कर्मचारी फ्लोर पे बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ। 100 200 500 लोग होते हैं, बहनें भी होती है और मैं भी होता हूँ, और वो सब लोग बैठते हैं और बैठने के बाद चर्चा करते हैं क्या समस्या इस महीने में हुई, उसका परमानेंट इलाज क्या होगा और कैसे होना चाहिए। उन लोगों से पूछता हूँ जो लोग फ्लोर पे काम करते हैं। मैं उनको भाषण नहीं देता, पर उनसे सुनता हूँ। सीखने का होता है कि उनका कहने का दिन और मेरे को सीखने का दिन, उसके बाद जैसा एनालाइज किया थोड़ा मोटा कट पेस्ट करके उसको एजुकेशन करते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक तो प्रथा बनी हुई है कि जब भी कोई भर्ती होती है, कोई भी फीमेल स्टाफ, तो उनको हम एचआर की टीम का जो इंडक्शन होता है, तो सबसे पहले ये कहते हैं बेटा आपको मैं उम्र में बड़ी है बहन मानूं या बेटी मानूं। वो हमसे बोलती है सर जैसा आपकी मर्जी, तो मतलब बेटी कहूंगा आपको, ठीक है ना? बोला हाँ ठीक है। तो एक कल्चर बना दिया हमने कि जो हमारे स्टाफ भर्ती होते हैं, आइदर यू शुड से बहन और बेटी। तो ये कल्चर धीरे धीरे कर कर, क्योंकि जब उनको लग गया कि ऊपर से नीचे हर महिला को, हर बेटी को बहन और बेटी जब मानते हैं, तो हमने बहन और बेटी मानने का कल्चर कर दिया और वो कल्चर धीरे धीरे तक नीचे तक समा गया। और आज कंपनी में घर में जाते या तो बहन जी या बिटिया, जब किसी को आपने बहन बोल दिया हमारी संस्कृति में, तो आपकी नजर बदल जाती है। तो हम उसको ये कहते हैं कि जब आप जहां जा रहे हो, या मंदिर में जा रहे हो, आप पिक्चर हॉल में नहीं जा रहे हो। आपने देखा होगी वो आदमी सुबह जब मंदिर में जाता है लोटा लेकर, यानी कपड़े पहनकर, जल लेकर, तो वहां कितनी बाजू में सुंदर महिला हो, आपकी नजर अलग रहती है। वो आदमी 4 बजे जब पिक्चर हॉल में जाता है अलग कपड़े पहनकर, तो वो अलग ढंग का हो जाता है। तो जी सर। आपको केवल एक माहौल बदलना था। तो हमने कहा कि जो आप जिस लोगों के घर में पैकिंग पे जा रहे हो, उसको केवल एक मंदिर समझो कि सुबह आप जल चढ़ाने मंदिर में जा रहे हो, ये मंदिर है आपका रोजी रोटी का है। तो इस तरह से हमने कल्चर बदली और वो कल्चर आज ऐसी है कि हमारे हिंदुस्तान में मैंने शायद अभी तक कोई 30 लाख लोगों का घर सामान शिफ्ट किया होगा, कि बिकॉज अब तो हम 1,22,000 लोगों का सामान हर साल शिफ्ट करते हैं। वी हैव छठा लिम का अवार्ड हमने ही बनाया है अपना, एंड दिस इज नाउ इस साल छठा या सातवां हमारे शायद, तो याद भी नहीं है कि छठा सातवां, और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी हमने अपना बना लिया। तो उसमें ये संख्या जो बढ़ रही है, नंबर 1 हम है, यानी कि 1,20,000, और नंबर 2 कोई होगा तो 15-16 हजार का होगा, कि 15-16 और 1 लाख 1.25 लाख हमने गैप कर दिया नंबर 1 नंबर 2 में। ओनली बिकॉज जो ये एक चैलेंज था कि उनके बिहेवियर को कैसे चेंज करें। उस बिहेवियर को चेंज करने हमारा बहुत बड़ा चैलेंज था, जो हम कर पाए और आज खड़े हैं। तो इसलिए खड़े हैं कि हमारे हर कर्मचारी का बिहेवियर आप मतलब एग्जाम्पल दोगे कि उस जैसे बनो आप। जी सर। ये एक चैलेंज था मेरे लिए। सर तो मतलब इसका मतलब है कि आदमी भी चेंज होता है, आदमी सच भी बोलता है और बहुत सारी बड़ी-बड़ी मुसीबतों को भी हँसते-हँसते आप आराम से सॉल्व किया जा सकता है और हर बिज़नेसमैन को ये सीखना चाहिए। सर यहाँ पे हमारे साथ कई सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, कई यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं, कई लोग आपके जैसे बिज़नेस करना चाहते हैं। तो सर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें एक बिज़नेसमैन को ध्यान में रखनी चाहिए? और कहाँ से शुरुआत करें? किस तरह से शुरुआत करे एक बच्चा? 2 तरह की चीज रहती है कि जी जिसके पास जैसे सीए की डिग्री है, ही कैन बी ए गुड इन फाइनेंस। जिसके पास एलएलबी की डिग्री है, ही कैन बी ए गुड इन लीगल। हुँ, हुँ। और जिसके पास मैनेजमेंट की डिग्री है, ही कैन बी ए गुड इन मैनेजमेंट। जी सर। और जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वो भी एक डिग्री है, उसको बोलते हैं एमबीए मलकाना, एमबीए ओनरशिप। जिसके पास ये एमबीए ओनरशिप है, वो उसी दिन अपनी डिग्री आते ही कैन जंप इन द बिजनेस, और वो कभी भी बिजनेस में फेल नहीं होगा। अब हमारे लोग कहते हैं कि बिजनेस तो करेंगे, हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वो डिग्री हमारे पास नहीं है। तो डिग्री आपके पास नहीं है, तो थोड़ा सा आप वो डिग्री लेने के लिए और 6 महीने लगाओ, 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, 3 साल लगाओ। जब तक वो डिग्री आपको हासिल नहीं होती, आप बिजनेस में मत आओ। अब वो डिग्री मिलेगी कहाँ? वो हिंदुस्तान की हर इंस्टीट्यूट में वो डिग्री अवेलेबल है, मगर वो दिखती नहीं, इनविजिबल है। जब मैं भारतीय वायुसेना में भर्ती होकर जब छोड़ने का मन बनाया, तो मैंने सोचा कि क्या मेरे पास डिग्री है ताकि मैं बाहर जाकर बिजनेस करूं? मन में ख्याल आया जी सर। भाई नहीं है।
तो अब अपने दिल से पूछा कि ये मिलेगी कैसे। एक बार की बात है जब कोई हमारे एयरफोर्स के अंदर एक मशीन आई हुई थी, इनसेट जब लगा हुआ था, इनसेट बी, और वो क्या करती है कि जब ऊपर से जब निकलती है इनसेट, तो हमारे को पूरे जेएंड के एरिया, इवन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान और हमारा पूरा नेपाल तक, वो वेदर की कहाँ क्लाउड्स है, कहाँ मॉनसून खराब है, अच्छा है, वो एक पिक्चर लेती है। उस पिक्चर से हम फोरकास्टिंग करते थे कि हर लेयर पर क्या क्या टेम्परेचर होगा, क्या क्या विंड होगी और कैसे बादल होंगे, तो फ्लाइंग करना आसान होता था। तो वो मशीन आई, आने के बाद वो हमारे जैसे सेट होता था, कार पार्किंग होती किसी बड़ी बिल्डिंग के सामने, कभी किसी गेस्ट हाउस के सामने, उधर वो मशीन उतार कर चले गए क्योंकि वर्किंग आवर खत्म हो गया था। और आधी बाहर थी, आधी अंदर थी, और रात को बर्फ गिरी, कम से कम 10-10 12-12 फीट, और बर्फ गिर गई। तो मैं जब उठा 2-2:30 बजे लघु शंका करने, मैंने देखा अरे मशीन के ऊपर तो बर्फ गिर गई होगी। मेरे जिम्मेवारी एज वहां पर उस मशीन की नहीं थी, क्योंकि मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में नहीं था, ना मशीन का रख रखाव मेरा काम था। मैं तो केवल वेदर की फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। मगर मेरी एक तमन्ना थी कि मशीन आ जाएगी तो हमारी फोरकास्टिंग बहुत आसान हो जाएगी, और एक वो चीज हम दे पाएंगे देश को कि जो एक लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मगर मैं सोचा ये मशीन तो बर्फ में गिर गई, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में पानी चला जाएगा तो वो काम नहीं करता। अब हमारे को लगना था कि 5 दिन में मशीन लगेगी, अब ये तो 5 महीने में भी नहीं लग पाएगी, पता नहीं वापिस जाएगी, क्या होगा क्या नहीं। बड़ा एकदम में पेन था, नहीं रहा गया, नहीं सोया गया, और 2-2:30 बजे उठकर मैं मेरे सेक्शन में रवाना हो गया। पूरी बर्फ पड़ी चारों तरफ, बर्फ के जूते पहने, बड़े बड़े जगह का एक डायरेक्शन बनाई कि वहां मेरा ऑफिस होगा, क्योंकि सब जगह सफेद चादर फैली हुई थी। और उसके बाद मैं मशीन के पास पहुंचा। मशीन की पेटियां कोई 70 किलो की, कोई 100 किलो की, मैंने मेरे मुश्किल करके हाथों से वो मशीनें सरकाई और साइड के नीचे डाली, ताकि और बर्फ ना गिरे, और जो बर्फ उसके ऊपर जमी हुई थी, हाथ से सारी बर्फ को मैंने नीचे फेंका और वापिस मेरे ऑफिस में आ गया। और 7:30 बजे मेरे को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। तो मुश्किल से मैं कोई हार्डली 2 घंटे सो पाया होगा, ब्रुश किया और ब्रेकफास्ट किया, अगेन आई बैक टू द माई ऑफिस। जब मेरे ऑफिस में पूछा तो मेरा ऑफिसर जिसकी जिम्मेवारी थी ये मशीन को रखने की, वो 7:30 से 15 मिनट पहले पहुंच गया। मैंने देखा वो परेशान, अरे ये मशीन बाहर थी, ऑटोमेटिकली अंदर कैसे आ गई। तो जब मैंने कहा कि सर वो रात को क्या मेरे को नींद नहीं आ रही थी और मैं सोचा मशीन खराब हो जाएगी, बैचलर आदमी था, निकल गया पैदल पैदल, और अल्टीमेटली यहाँ पहुंचा, मैंने मशीन सरका दी, मशीनों में बर्फ हटा दी। उसे मेरे को गले से लगा लिया, कहा रमेश आज ये मशीन होती तो करोड़ों की तो मशीन थी, और हमारी सारा जो मेहनत थी, जो मन में सोचा था, ये खत्म हो जाता। तो मैं आज आपको पता नहीं क्या, किस तरह से आपके मैं सैल्यूट करूं, किस तरह आपको मैं अपना दोस्त मानूं और क्या क्या आपको कहूं। तो मतलब कि पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। तो उसने एक वर्ड कहा, ये काम केवल वही कर सकता है जो इस इंस्टीट्यूट का मालिक हो, नौकर के दिमाग में कभी भी नहीं आएगी। उसके दिमाग में क्या आएगा कि 15 मिनट पहले जाकर ठीक कर दूंगा, जो नुकसान हुआ देखा जाएगा। तो मैं नौकर हूं, आप मालिक हो। बोला सर मेरे को अब डिग्री मिल गई, अब मैं एयरपोर्ट छोड़ के जा सकता हूं। मैं अपने आप को महसूस किया, नाउ आई एम द एमबीए मलकाना। और उस मलकाना के बाद मैंने कहा अब एयरपोर्ट छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को डिग्री आ गई। तो जिस व्यक्ति जो सर्विस करता है, वो जिस दिन उसकी कंपनी में थोड़ा मोटा कहीं नुकसान होता हो और उसको पता लग जाए और रात भर वो करवट बदले, सोए ना, तो बोलो कि आप एमबीए मलकाना के पास पहुंच रहे हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योर। तो जब तक वो नहीं पहुंचोगे तो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट मत करना, फेल हो जाओगे। मेरा ये कहना है कि बिफोर स्टार्ट योर बिजनेस, बी ए डिग्री होल्डर ऑफ एमके मलकाना, एमबीए ओनर। उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता, वो डिग्री आपके पास में। दोस्तों सबसे बड़ी डिग्री, एक बार रमेश सर के लिए आपने मैं जब बोलूं 1 2 3 आप लोग सब लिख दीजिए, यू रॉक सर, क्योंकि इस तरह का वैल्यू सिस्टम बचपन से ही आपके पास होना ये बहुत ही बड़ी चीज है दोस्तों। सर दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे सबसे पहले अगर 1 रुपए का भी नुकसान हो रहा है, अगर वो आपको पिंच कर रहा है, तो आप काफी दूर तक निकल जाएंगे। और सर ने ये बहुत ही सहजता से बताया, लेकिन ये गुण शायद बहुत ही कम लोगों में होता है, और जिन लोगों में होता है वो डेफिनेटली बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। सर ये अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स में अभी तक आपने कितने लोगों को रोजगार दे पाए हैं सर? एंड किस तरह का ऐसा फीलिंग होता है कि जब आप शुरू में एक बार आप नौकरी करने गए होंगे और आज आप हजारों लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, सो हाउ डू यू फील? एंड एक और इससे ही जुड़ा हुआ सवाल सर, आज उन वर्कर्स का फीलिंग आपके बारे में क्या है सर? सर एक जब मैंने 1980 से उन्हें शुरू किया, तो अभी कई बार गूगल में मैं
देखता हूं कि कितनी पैकर्स कंपनी है, तो पूरे हिंदुस्तान में 40,000 पैकर्स मोल्ड्स कंपनी आज काम कर रही है। 40,000 हजार पैकर्स मोल्ड्स कंपनी सारे हिंदुस्तान में काम कर रही है। 40,000 में से जितने 35,000 ऐसे लोग हैं जो इस पेड़ के साथ में से निकले हैं, कोई टहनी बनकर, कोई जड़ बनकर, कोई पत्ता बनकर, 35,000। और काफी बार जब किसी तरह कोई काम हो जाता है उनका और फोन करते हैं वो, या मैं कई बार बोलता हूँ अरे अगरतला में को नजरा बात करो, कोई गाड़ी फंसी हुई है, तो वो कहते हैं लोग, सर वो आपके साथ वो ना 1996-95 में आपके साथ काम करता था वो महिपाल, वो वहां पर है। हालांकि मेरे उसके कई बार नाम याद नहीं रहता होगा, नहीं चेहरा आता, मगर मैं फोन करता हूँ भाई रमेश अग्रवाल था महिपाल, अरे सर आप बताओ क्या काम है, मैं तो आपके साथ सीखा हूँ। तो ऐसे 35,000 लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी से हटकर आज अपना व्यापार चला रहे हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन किसी की भी 12th से ऊपर नहीं है, 10वीं और 12वीं पास वाले 35,000। मैं उनसे फिर पूछता हूँ कि भाई अब कैसे है, परिवार में क्या है? सर आपके आशीर्वाद से एक मकान भी ले लिया है और एक छोटा सा ऑफिस भी ले लिया है और पिताजी को 2 किले जमीन भी दिला दी है। तो उसमें से 10,000 ऐसे लोग हैं जो अपने खुद के मकान में रह रहे हैं और खुद का ऑफिस है 35,000 में से। क्यों? सर क्योंकि 35,000 लोगों को रोजगार, कैन यू बिलीव दिस सर? ये तो नंबर भी इतना बड़ा, 40,000 कंपनी है और आपने अकेले ने 35,000 लोगों को, या अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के कारण 35,000 लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इसके लिए तो सर एक और सैल्यूट आपको बनता है सर। थैंक यू सो मच सर। भूपेंद्र जी, एवरीबॉडी 35,000 एंटरप्रेन्योर है, एक के साथ 10 होंगे तो 3.5 लाख को रोजगार दे रहे होंगे, वो 35,000 तो एंटरप्रेन्योर है जो बिजनेस चला रहे हैं। एंड हाँ वन जी। यूनिट ऑलवेज, यदि कम से कम भी आदमी रखे होंगे तो 10 से 12 कम आदमी नहीं रखते, तो 35,000 लोग ने अपनी यूनिट चला रखी है। वाओ! बहुत ही बढ़िया सर। ये तो अनबिलीवेबल नंबर है और बहुत ही शानदार नंबर है सर। सो सो र रमेश सर, जब आपने शुरुआत की थी तो उस समय क्या आपको लगता था इतना बड़ा हो पाएगा ये एम्पायर, और इस लेवल पे आप सोचते थे उस समय? नहीं, मैंने कभी भी आज तक नंबर 2 वाला काम नहीं किया, नंबर जी 1 सर। ही किया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था 8th तक, बिकॉज़ मैंने अपने आप में कहा कि भी नंबर 2 तो पता ही नहीं क्या होता है, नंबर 1 ही रहा। जब हुँ, हुँ। भारतीय वायुसेना में 542 जब हमारे कैडेट थे, इंडियन एयर फोर्स चेन्नई, मद्रास हुँ, एयरमैन हुँ। की ट्रेनिंग हो रही थी, तो आई स्टूड फर्स्ट इन आउट ऑफ 542। और जब बिज़नेस करना था तो नंबर 2 वाला काम ही नहीं था, नंबर 1। तो सब चीज़ें क्या होता है कि एक इसके लिए छोटा-सा एक आपकी एसओपी है, आपका एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है कि नंबर 1 बनने के लिए करना क्या होता है। यदि जी सर। आप मैं रेस में दौड़ने में काफ़ी कमज़ोर हूँ, दौड़ नहीं सकता। मगर मेरे को कह दें कि आपको रेस में 20 लड़कों के साथ खड़ा होना है हुँ, हुँ। और आप दौड़ोगे। मैं मालूम है कि मैं नंबर 1 तो आ नहीं सकता, 2 भी नहीं आ सकता, तो मैं क्यों दौड़ूँ? क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं नंबर 2 मेरे को अपनी आदत का हिस्सा नहीं है। हाँ, तो हाँ। किसी ने खड़ा भी कर दिया, नहीं, नहीं, नहीं आपको दौड़ना है, नहीं तो देखो ऐसा हो जाएगा। तो हुँ, लोग हुँ। 19 आदमी यदि आगे दौड़ेंगे, तो रमेश अग्रवाल पीछे मुड़ के पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। क्यों? मैं वहाँ नंबर नहीं तो वहाँ पीछे वाली दौड़ में सारा मीडिया, टीवी क्या बोले, अरे देखो पीछे-पीछे आदमी उल्टा दौड़ रहा है। तो मैं नंबर 1 वहाँ भी बना मैं। हाउ वंडरफुल सर। हुँ, क्योंकि हुँ। मैं नंबर 2 का कभी काम नहीं करना अपने को। जी सर। सो नंबर 1 बनने का जो पैशन है सर, ये आपको आपके पिताजी से मिला, आपके गुरुजी से मिला, आपकी माताजी से मिला? बचपन में किसने सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर किया था? मैं 2 आदमी से इंस्पायर हुआ थी। एक श्रीमान ओपी जिंदल जी, हुँ, जो हुँ। केवल 6th पास थे, जिंदल ग्रुप के चेयरमैन, अब नहीं हुँ, रहे हुँ। इस दुनिया में, जी जिनको मैं सर। रोल मॉडल मानता हूँ। वो हुँ, 6ठी हुँ। पास होने के बाद भी इज़ कॉल्ड मैन ऑफ मशीन। हुँ, एक हुँ। मशीन को देख लिया करते, खोल दिया, चाहे जापान की मशीन होगी, उसके बाद वो असेंबल कर दिया करते थे, रातों-रात। इतना ज़्यादा ओके। उसमें पैशन था। तो वाह! लोग कहा करते कि, "अरे जिंदल साहब, भई पढ़े-लिखे नहीं हो, क्यों इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हो?" हुँ, वो हुँ। बोला जी, पढ़ना लिखना होता तो मैं कहीं न कहीं यहाँ कोई बीए में किसी प्रोफेसर की नौकरी करता मिलता। मैं नहीं पढ़ा तभी तो ये मशीन खोल रहा हूँ। हुँ, तो हुँ। वो एक मेरे इंस्पिरेशन थे। वो हमेशा कहते थे कि किसी तरह भी आपको नंबर 1 बनना है, तो अपने दिल-दिमाग में बार-बार, बार-बार कहते हैं ना, पथरी आवत जात से, तो नंबर 1 बना लो, तो द डे जी विल सर। कम यू विल बी नंबर 1। तो वो भी हाउ एक छठी वंडरफुल! पास होने के बाद भी मैन ऑफ मशीन बने। आज हिंदुस्तान में जहाँ मशीनों की बात होती है, लोहे की बात होती है, जिंदल साहब का नाम कभी-कभी आता है। क्या बात है सर। दूसरा, मेरे को ये नंबर 1 बनाने में और करने में, एक आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हुँ, नाम हुँ। सुना होगा। जी एक सर। राष्ट्रवादी मतलब एक लोग हैं उसके अंदर। हुँ, हुँ। और मैं उस टाइम पर 97 में इमरजेंसी के बाद थोड़ा सक्रिय हो गया था। तो उस टाइम के जो हमारे प्रचारक होते थे आरएसएस के, वो एक बेटे की तरह, भाई की तरह मेरे को प्यार दिया। उन्होंने
ही हमेशा खड़ा किया कि नंबर 1 ही होता है, नंबर 2 तो होता नहीं, मगर जिसकी इच्छा हो, जिसने ये 4-5 चीज सीख ली, उसको नंबर 2 का मतलब ही नहीं होता। तो दोस्त से मैंने नंबर 1 बनने की प्रेरणा ली। पिताजी हमेशा यह कहते थे कि आपको मैं जिंदगी में धन तो नहीं दूंगा, मगर एक पारस देकर जाऊंगा। तो मेरे को समझ नहीं आता था ये पारस है क्या। तो बाद में मेरे को ध्यान में आया कि पिताजी ने रियल में मेरे को पारस दिया धन, क्योंकि वो छोटी सी 20-25 हजार रुपए एनुअल इनकम में काम करते थे। 2 हजार रुपए महीने की भी उनकी इनकम नहीं थी। छोटे से गांव में रहते थे हरियाणा में, जिसमें 400-500 की आबादी होती थी। उसी में अपना परचून का काम करके काम चलाते थे। तो मैंने बाद में ध्यान किया कि पिताजी ने जो मेरे को दिया वो पारस दिया, रियल में पारस दिया। वो पारस क्या था, मैं छोटा सा था, मेरी याद आ रहा है कि जब करीबन 7.5 साल की उम्र थी मेरी, और हम नलवा गांव से पिताजी और हमारे ताया जी दोनों मिलकर हिसार जा रहे थे। ओपी जिंदल जी के पिताजी की डेथ हो गई थी। ओपी जिंदल जी के पिताजी लाला नेत्रान जिंदल जी थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी क्रिया पे जा रहे थे। बस के साधन होते थे, 2-2.5 रुपए बस के लगते थे, और 1 रुपया लगता था आधी टिकट का, पूरी टिकट का 2 रुपए लगते थे। पिताजी भी बैठ गए, ताया जी भी बैठ गए, और पिताजी के साथ में मैं था, और ताया जी के साथ में मेरे से जो 3 महीने बड़ा ताया जी का लड़का भी था। जी सर। तो पिताजी ताया जी के पास टिकट वाला आया, उसने एक टिकट ले ली। उसने पूछा इसकी टिकट, तो बोला ये 7 साल से छोटा है भाई, तो गोद में बिठा रखा था। तो टिकट कनेक्टर आगे आ गया, पिताजी के पास आया। पिताजी ने कहा 1.5 टिकट, एक मेरी पिताजी की, एक आधी मेरी। 1.5 टिकट ली। ताया जी देख रहे थे, इसने 1.5 ले ली, मेरा बेटा उससे 3 महीने बड़ा है तभी मैंने नहीं ली, और इसने छोटा है उसके बाद भी ले ली। नीचे उतरे बस स्टॉप से मॉडल टाउन हिसार में। ताया जी ने पिताजी की क्लास ले ली, तू क्या कमाएगा, तू बनिया है, तू बेवकूफ है, तेरे को व्यापार करना नहीं आता, 8 आने फालतू दे दिए, 1 रुपया फालतू दे दिया, देखो मैं हूँ व्यापारी। वो बोला भाई 7 साल से छोटे वाले की टिकट माफ थी ना। बोला हाँ, ये तो 7.25 साल का है, तो मैं कैसे कह दूं ये 7 साल से छोटा है। उसने बोला कि मेरा बेटा 7.5 का, तो तब मैंने कैसे कह दिया। तो पिताजी को उसने बहुत परेशान किया। बोला अभी हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तो 7 साल से ऊपर है तो लूंगा तो लूंगा, आप मेरे को परेशान मत करो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो इतनी बात सुनने के बाद मैं भी पास में खड़ा था। दैट थिंग्स मेड इन माई माइंड कि पिताजी ने ताऊ जी की इतनी गालियां सुनी, इतना गुस्सा सुना, केवल अपने को सच बोलने के लिए। उसने कहा कि मैं तो इसको टिकट लूंगा क्योंकि ये 7 साल से ऊपर है, मैं कैसे इसको 7 साल छोटा कर दूं। वो चीज मेरे ऐसे घर कर गई कि आपको कुछ भी मुश्किल आ जाए, आपको जो दिखता है, जो चीज है वही सही बोलो, और वो एक दिन आपकी जीत का। तो वो पारस दिया पिताजी ने कि आप कोई भी मुश्किल में हो, अपना कंप्रोमाइज मत करो, आपको जो है वही बोलो। तो इसी कारण मैं एयरफोर्स में सक्सेस हुआ, इसी कारण झूठ को जीरो कर पाया, क्योंकि वो खून में भर दिया। तो वो एक पारस पिताजी से मिला, जो बिजनेस के लिए मेरा एक मंत्र बना। तो सर मेरी तरफ से आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद 2 क्वेश्चन छोटे छोटे ऑडियंस की तरफ से और लूंगा। सर आपको क्या लगता है कि लक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है? क्या लकी होना जरूरी है, या अपनी मेहनत, अपनी शिक्षा, अपने दम पे आदमी बहुत कुछ कर सकता है? सर देखो जी, 10% आपका लक काम करता है। जब किसी अच्छे घर में पैदा हो गए, आप मान लो गलती से किसी मंत्री जी के घर में पैदा हो गए, किसी रईस के अंबानी जी के घर में पैदा हो गए, तो ये आपका लक है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। जी सर। उसके बाद बड़े से बड़े घर में पैदा होने के बाद भी आप फेल हो जाते हो, या वैसे रहते हो, आगे नहीं बढ़ पाते, वो सारा 90% हाउ यू मेक इट, हाउ यू टेक इट, वो 90% काम आता है। तो लक केवल 10%, 90% हाउ यू टेक इट, वो आपके बाद वो जिस तरह आप जैसा मोड़ना चाहते हो, और उसके बाद अपने आप ही कहते हैं कि अरे ये तो लकी था। 90% ही काम है उसका खुद का करना, लक का काम केवल 10% का काम है। किसी अच्छे स्कूल में भर्ती हो गया, कुछ भी हो गए, वो 10% है। तो लक को मैं जल्दी सी प्राथमिकता नहीं देता, मगर अपने काम और काम का एक वेल प्लान, कहते हैं ना कि आप यू वर्क यूर प्लान, प्लान यूर वर्क। तो एक अच्छी तरह का आप यदि रोड मैप बनाकर यदि प्लान करते हो, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, यही आपको आगे लेके जाता है। वाह, बहुत ही बढ़िया रमेश सर। एंड ये छोटे छोटे ज्ञान के मोती जो आप दे रहे हैं, मतलब ये आदमी को लगता है ये साधारण घटनाएं, लेकिन कितने बड़ा जीवन चरित्र बना देती है, और कितना पावरफुल आज की जमाने में, जहां सबसे बड़ी मुश्किल है सर कि एक एथिकल कंपनी बनाना, वहां एथिकल
झूठ फ्री, अपने कस्टमर को पूरी तरह से देवता मानना, भगवान मानना, ये सारी एथिकल प्रैक्टिसेस सर बहुत ही बड़ी प्रैक्टिसेस है और आपसे सीखने को। ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, अगर आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों, तो 2 सवाल मैं सिर्फ लूंगा एंड आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप रमेश सर के लिए अगर कोई सवाल है तो वो प्लीज जरूर देरी शेयर कीजिएगा। रमेश सर, बस एक और लास्ट सवाल। काफी सारे आपके ट्रक्स वगैरह के फोटोज देखे, उस पे सब पे आपकी फोटो होती है। तो कई लोग ये कहते हैं कि क्या आदमी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपनी फोटो लगाता है, या क्या कभी आपको किसी ने इस तरह से कहा सर, या ये ट्रक के ऊपर आपकी पर्सनल फोटो लगाने का पीछे इंस्पिरेशन कहाँ से आया सर? एक बार की घटना है, जब बेंज वाले बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाई थी जी सर। और ये ब्रिटिश आर्मी के लिए, हम्म। तो उन्होंने कहा कि चलो इसको टेस्टिंग के लिए ले आओ, बुलेट प्रूफ गाड़ी है। उन्होंने क्या किया, सीट, ड्राइविंग सीट के ऊपर एक बहुत बड़ा कोई कार्टून बनाकर कपड़े का रख दिया और जी सर। आर्मी वाले को कहा, कर्नल साहब को, कि शूट इट नाउ, आप गोली मार के देखो, इसके अंदर से पास नहीं होगी। तो देन आर्मी वाले ने कहा कि भाई, मैं आपको, आपने गाड़ी बनाई, आपको विश्वास नहीं है, यू शुड बी एट द सीट, और मैं मेरे फौजी को बिठा दूं, और वहां तो कार्टून थोड़ा ना बैठना, मेरा फौजी बैठना है, एक जिंदा आदमी बैठना है, और आपको अपनी गाड़ी पे विश्वास ही नहीं है, कार्टून बिठा दिया। देन दैट जेंटलमैन को, चेयरमैन, ही सेड नो नो इशू, मैं बैठता हूँ। चेयरमैन बैठा, 5 गोली फायर हुई, 1 गोली भी अंदर नहीं गई। उसके बाद उन्होंने, आर्मी ने ऑर्डर दिया कि जब तक चेयरमैन, जब तक वो खुद आकर नहीं कहता कि यस आई एम योर एश्योरेंस, मैं हूं तो आपका एश्योरेंस है, नहीं है तो मेरे को आप शूट कर सकते हो, आप मेरे को चिट्ठी लिख सकते हो, आप मेरे को कमी निकाल सकते हो। तो मैं मेरी कंपनी का लोगों के सामने हाथ जोड़ के कहता हूं कि जब मेरी इस वर्दी है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इट इज एश्योरेंस, इट्स द आइकॉन ऑफ एश्योरेंस। इस तरह से कर कर जब मेरे को महसूस हुआ उस घटना के बाद, मैंने कहा कि मैं किसी थर्ड पर्सन से कहूं, एक्स वाई हीरो से कहूं कि ओके आप अग्रवाल में बुक करो, वो कल ने बुढ़ा हो सकता है, उसका किसी टाइम के बाद करेक्टर गिर सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं तो जिंदगी भर बुढ़ा भी नहीं होऊंगा, जिंदगी भर करेक्टर के मामले में मैं अपने आप में इतना महसूस स्ट्रोंग रहूंगा, और मेरे जो कस्में वादे हैं मेरे क्लाइंट के लिए कभी गिरने नहीं दूंगा। तो वाई शुड नॉट आई? तो मैंने इसलिए वहां पर एक एश्योरेंस का वर्ड लेकर आया कि मैं आपका एश्योरेंस हूं, चिंता मत करो, जब तक मैं खड़ा हूं इस कंपनी में आपको कुछ नहीं हो सकता। तो दैट्स रीजन, और वो धीरे धीरे अब कल्चर बन गया है सर। वो बन गया। सर थैंक यू सो मच। सृष्टि सिंधे एक बहुत ही प्यारी सा सवाल पूछती है, वो पूछती है कि सर अभी तक अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या कर रहा है, क्या एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी हैं जो वातावरण को बचाने के लिए, हरियाली को बचाने के लिए, या हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, या डोनेशंस वगैरह हम लोग करते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या हम लोग डोनेशंस करते हैं या दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं सर अपार्ट फ्रॉम बिजनेस? अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, एक, क्योंकि हर चीज में मैं कहता हूं कि कोई चीज भी नई होनी चाहिए। एनवायरनमेंट के लिहाज से एक हिंदुस्तान में 1,38,000 पीपल दे डाई ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। 1,38,000 लोग, ये क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड का डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप देखोगे वेबसाइट पे, यूल फाइंड इट। और श्रीमान नितिन गडकरी जी ने पहले पार्लियामेंट में भी कहा था 1,39,000 लोग उस साल का दिया था 2014 के बाद की, कि लोग रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं। तो हमने सर्वे कराया कि रोड एक्सीडेंट के अंदर रीजन क्या है। तो मैनी रीजन, कभी किसी ड्राइवर ने शराब पीकर गाड़ी चला दी होगी, किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने पाइप लंबे छोड़े, किसी ने ओवरवेट भरा होगा, किसी के गाड़ी की फिटिंग में लाइट नहीं होती। तो बट आउट ऑफ 1,39,000, 23 या 24,000 लोग ऐसे हैं तब मरते हैं तब ड्राइवर की नींद पूरी नहीं होती। जी सर। तो हमने ये सोचा कि ड्राइवर की नींद पूरी नहीं होती, ये तो हमारी जिम्मेवारी है। मैं एज ए ट्रक, मेरे पास आज 1500 ट्रक है, और मैं उन ड्राइवरों की नींद पूरी नहीं करा पाऊंगा और उनके कारण एक्सीडेंट होते हैं, तो उस एक्सीडेंट का कसूरवार मेरा ड्राइवर के साथ साथ मैं भी हूं। वो 70% है तो 30% मैं भी हूं, क्योंकि मेरे को उसके ड्राइवर की नींद का इंतजाम करने की वाली जिम्मेवारी मेरी होती है। आई नो दैट नींद पूरी नहीं होगी तो उससे मरेंगे। हमने सर्वे कराया, उसमें सर्वे में हमको ऐसा लगा कि यार तो ये तो बहुत कुछ भी चीज, मतलब आज हमने इनके बारे में कभी आज तक सोचा क्यों नहीं। जब ड्राइवर दिल्ली से चलता है 350 किलोमीटर के बाद उसका एक्सीडेंट होना शुरू होता है। जब हमने मैपिंग की कि मेरे ड्राइवर के एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, तो ड्राइवर दिल्ली से चलता है 350 किलोमीटर तक जीरो एक्सीडेंट,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन कोटा, कोटा तक कुछ एक्सीडेंट, कोटा के बाद इंदौर कुछ एक्सीडेंट, उसके बाद जलगांव। तो दैट में एक्सीडेंट की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि सुबह जब घर से चलता है तो वो फ्रेश नहा धोकर चलता है और उसका फटीग नहीं होती। पहली फटीग होती है उसको 350 किलोमीटर चलने के बाद, वो वहां नहा नहीं पाता, मंजन नहीं कर पाता और वो अपना बाथरूम इत्यादि नहीं कर पाता, तो उसके फटीग हो जाती है। उसके बाद वो जब उसको फटीग होगी तो उसके अंदर थकावट आएगी और थकावट से उसको जाने अनजाने में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि ये एक कारण है एक्सीडेंट होने का, नींद नहीं होने का। तो आपको ताजुब होगा, ड्राइवर से पूछा कि भाई आप लोग गाड़ी खड़ी करके सोया करो, तो वो हंसने लगा, जैसे कि आप किसी को, मैं कहता हूँ भिखारी को, भिखारी भाई खाना खाया करो नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो भिखारी क्या कहेगा, अच्छा मजाक कर रहे हो, खाना ही नहीं है तो तबीयत क्या सोचूंगा। सिमिलरली ड्राइवर ने सोचा कि नींद ही नहीं है तो हम कैसे सोएंगे, यदि सोएंगे तो बाहर के मच्छर, डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, पैसे की चोरी, रस्से की चोरी, तिरपाल की चोरी, हम तो सो गए तो कुछ भी हो सकता है और मालिक कहेगा कि साहब बेचकर खा गया होगा। तो हम तो आराम जरूर करते हैं, सोते नहीं। और एक ड्राइवर 24 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 घंटे ही सो पाता है, जो मेडिकली 6 घंटे सोना चाहिए, और इसके कारण उनसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैंने पूछा कि भाई आप नहीं सोते तो क्या इलाज करते हो, नींद तो ऐसी है आएगी। उसने जेब से एक काली गोली निकाल कर दिखाई, कहता साहब ये गोली है ना, मैं खा लेता हूँ। और वो क्या है, ताजुब, अफीम। और वो नींद को मारने के लिए गोली खाते हैं अफीम की, अफीमची बन जाते हैं। उस सब का कारण मैं सोचा कि अफीमची बनाने का, नींद से एक्सीडेंट करवाने का कुछ भी कारण है तो हम भी उसके कहीं ना कहीं हिस्सेदार है। तो देन अल्टीमेटली वी थॉट जयपुर और अजमेर के बीच में NH8 के ऊपर एक दुद्दू जगह ढूंढी हमने, जहां सबसे हिंदुस्तान का एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, सबसे ज्यादा। वो 32,000 ट्रक पर डे अप डाउन करते हैं, ट्रक कॉमर्शियली 24 घंटे के अंदर। और वहां एक 50 एकड़ का टुकड़ा लेकर 12 एकड़ में एक निंद्रा दान केंद्र खोला, नींद का दान का केंद्र। सर आपने सुना होगा, अन्न का दान, धन का दान, कपड़ों का दान, जल का दान, पैसों का दान, धरती का दान। पर नींद का दान तो शायद मेरे ख्याल में काफी श्रोता लोगों ने आज पहली बार ही सुना होगा। हमने कहा हम नींद का दान नई चीज, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, कुछ भी करो बट हटके करो, जो लोग सोचते रहे। वर्ल्ड में जिनोवा में कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस नींद के दान के ऊपर, 3 मिनट चर्चा हुई कॉन्फ्रेंस में, 72 कंट्री के लोग थे कि हमने सब कुछ सुना पर हिंदुस्तान में नींद का दान का केंद्र खुला है। वो फिर उन्होंने रेप्लिकेट किया। तो नींद का दान क्या है कि हमने इस जयपुर अजमेर के बीच में एक कंपाउंड बना दिया और उसमें 7 बिल्डिंग बना दी, 500 चारपाई, 500 पंखे, 500 कंबल और लेटरिन बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे, एम्बुलेंस, कपड़े धोने की मशीनें, ड्राइवरों को नहाने की सारी फैसिलिटी, वहां नाई की फैसिलिटी, उनके पाँव की मसाज की फैसिलिटी, गाड़ी की पार्किंग की फैसिलिटी। और सब ड्राइवर, जो भी हिंदुस्तान का ड्राइवर वहां आता है, उसको मैंने कहा कि आप यहाँ ठहरो, एक फॉर्म भरो कि मैं 3 या 4 घंटे कम से कम सोऊंगा और ये सारी फैसिलिटी कम्प्लीमेंट्री फ्री, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। और इस तरह से पर डे 400 से 500 ड्राइवर वहां नींद लेते हैं। और एक सर्वे हुआ था IIM अहमदाबाद का कि यदि ये नींद का केंद्र ना होता तो 31 जाने पर मंथ जाती थी। एक सत्यमेव तो जयते आता था आमिर खान का, ये अभी तो बंद हो गया। एक दिन इस केंद्र की उनकी शूटिंग करी है, एक दिन का एपिसोड पूरा केंद्र का है, नींद्रा दान केंद्र का है, आप गूगल में देखोगे तो यू विल फाइंड इट। तो उसने भी इसका केंद्र का लिया। तो हमने ये एक निंद्रा दान खोल के, हालांकि कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि मेरे अपने हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवर है, मेरे को उन्होंने साइकिल से स्कूटर पे खड़ा किया, उससे कार में खड़ा किया, फिर AC गाड़ी में खड़ा किया, बड़े बंगले में डाल दिया। दिस ओनली बिकॉज ऑफ मेरे ये सिपाही, ये ड्राइवर्स। और मैं उनके लिए थोड़ा सा कर दिया, तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई एहसान किया है, कि छोटा सा कर्जा चुकाने का एक अपना उसका हिस्सा चुकाया है, क्योंकि अभी एयरफोर्स का भी चुकाया, अभी मैं यहाँ इंडस्ट्री में भी कुछ पाया हूँ, तो सोचा कि इसमें भी कुछ दे पाऊं। तो ये एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कह सकता हूं मैं, क्योंकि ये एक्सीडेंट बचेंगे तो इंश्योरेंस कंपनियां बचेगी, एक्सीडेंट बचे तो कितने कोर्ट कचहरी जो होती है उनका कितना भार हो जाता। और 350 किलोमीटर के बाद ये केंद्र बन गया। अब 350 किलोमीटर आगे तक जीरो एक्सीडेंट, पहले 350 के बाद शुरू होते थे, अब 700 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट केंद्र मेरा बन रहा है मध्य इसमें महाराष्ट्र में, फिर 350 पे एक और खोल दूंगा। इसी तरह मैं त्रिवेंद्रम पहुंचा दूंगा जीरो एक्सीडेंट से। सब बहुत ही बढ़िया सर। आई मीन दिस, ये इतना यूनिक आइडिया है, और वास्तव में अगर
हर फील्ड का सर एक अलग अलग आइडिया होता है, और आपके अंदर ये आइडिया, मतलब इतने सारे 40,000 ट्रांसपोर्टर्स में से आपने ये आइडिया लाया सर। सो ये एक लास्ट सवाल वंदना जी पूछते हैं कि सर इस तरह के आइडियाज आपको तो आ जाते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी है वो भटक रही है एंटरटेनमेंट की तरफ, टीवी और पता नहीं कई सारे व्यसन, उनके लिए आपकी तरफ से एक लास्ट मैसेज सर। और आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि आपका एक गुरु मंत्र जो हम सब के लिए बहुत ज्यादा काम आ सके। सो पहला सवाल तो कि यंग्स जनरेशन के लिए जो भटक रही है उनके लिए आपका क्या मैसेज है सर, और हम लोगों के लिए एक लास्ट आपकी जिंदगी का सबसे खास गुरु मंत्र क्या है सर? मैं यंग जनरेशन जो आज भटक रही है, एक चीज हम सब एग्री कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जो आज यंग जनरेशन है वो चाहता है कि मैं सक्सेसफुल बनूं, जी मैं सर। एक ऐसे मुकाम पे जाऊं। इसमें 99.9% लोग मेरे ख्याल में मेरे साथ एग्री होंगे कि हम एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं, एक मुकाम पे जाना चाहते हैं। जी तो सर। जब सबकी एक इच्छा है, तो अब उस इच्छा को पूरा करने के लिए बैकवर्ड में उनको अपने प्लान करने पड़ेंगे, मेरे को करना क्या पड़ेगा ये सब कुछ करने के लिए। क्योंकि हर आदमी अपनी जिंदगी में जो पैदा हुआ है वो बड़ा होगा। जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है अगली साल 6ठी क्लास में होगा। जिसकी तनख्वाह 25,000 है, 3 साल के बाद उसकी 35,000 होगी, फिर नेक्स्ट 3 साल के बाद 40,000 होगी। ये सब बढ़ रहे हैं। ये जी विधि का सर। विधान है, जो पैदा हुआ है। पशु भी बढ़ रहा है। पहले वो 4 इंच का था, फिर 6 का बन गया, फिर बड़ा बन गया, फिर गधे की जैसी शेप ले ली, पहले बच्चे की शेप ली थी। तो हर व्यक्ति, हर पशु, हर सृष्टि में जो आया है वो बढ़ रहा है। मगर इस बढ़ने के साथ यदि आप एक चीज का ध्यान दोगे कि कोई भी जो चढ़ा है वो 1 लाख में से 1 आदमी चढ़ा है। बढ़ने में और चढ़ने में बहुत फर्क है। बढ़ते दुनिया है, चढ़ती 1 लाख में से 1 है। क्या लता बात है। यानी कि बेल, जो मनी प्लांट, वो बढ़ती हम्म। रहती है, मगर चढ़ेगी जब जब रास्ते में उसको कोई सहारा मिलेगा, कोई पेड़ मिलेगा, तो वो चढ़ हम्म। जाती है, नहीं तो जिंदगी भर बढ़ती रहेगी। तो चढ़ने के लिए लता को क्या चाहिए? पेड़ चाहिए। इसी तरह व्यक्ति को भी बढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बढ़ता जाएगा। क्या है? एजुकेशन ले ली, एक सीए बन गया तो उसकी 1 लाख मिला, 1 लाख 10 मिले, 1.5 लाख मिला, जिंदगी भर में 2 लाख में रिटायरमेंट हो जाएगा। आईएएस बना, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, फिर वो बन गया चीफ कमिश्नर, उसके बाद वो बन गया। ये सब बढ़ते रहते हैं, पर जी चढ़ेंगे सर। जब जब रास्ते में कोई पेड़ मिलेगा। और पेड़ क्यों मिले? उन्होंने पेड़ का बीज ही नहीं बोया, उगाया नहीं, तो पेड़ क्यों मिले? तो पेड़ जब मिलेगा जब आप पेड़ का बीज बोया होगा। पेड़ वो नहीं कि आम का बो दिया, अमरूद का बो दिया। पेड़ का मतलब कोई ऐसा समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने किसी ऐसे चीज के प्रति यदि कुछ चीज बड़ा काम करते हो तो मैं उसको पेड़ कहता हूं। जैसे मैंने एक पेड़ लगाया अब निद्रा दान केंद्र का, मेरे को मालूम है मेरे को चढ़ना है। यदि मैं वो पेड़ ना लगाता तो मैं चढ़ नहीं पाता था। तो मेरे को चढ़ने की इच्छा है। जब मैं एयरफोर्स में पेड़ लगाया, सब कुछ मेरा 44,000 रुपए देकर, 1 रुपया 1 बेल्ट और लेकर मैं विदा हुआ था, तो मैं छोटा सा पेड़ वहां भी लगाया था। उस पे चढ़ने के बाद मैं यहाँ खड़ा हुआ। अब इच्छा हो रही है कि मेरे को और आगे चढ़ना है, तो मैं दूसरा पेड़ लगा दिया। तो ये जितने ही नए युग है उनको ये मेरा वो एक ये है कि भी आप पेड़ तो लगा के देखो। आप निराश क्यों? आप पेड़ लगाते नहीं और अपने आप में सोचते हो कि मैं वहां पहुंच जाऊं। भैया क्यों पूछोगे? 135 करोड़ जनता में आपको भगवान ने क्या अलग ढंग से पैदा किया है क्या? आप लाख में से हटकर बनो। हटकर बनने के लिए पेड़ लगाओ, और पेड़ लगाने के 3 साल के बाद देखो कि आपको हर इंसान आपको अलग चाहेगा, आपको भगवान अलग चाहेगा, और आपके हर व्यक्ति आपको अलग चाहेगा। और जब अलग चाहेगा तो आप चढ़ने शुरू हो जाओगे। तो पेड़ लगाने का एक ये है। दूसरा आपने कहा कि एक चीज ऐसी मैं बताऊं कि जब भी कुछ भी कोई आदमी व्यक्ति काम करता है, हम बोलते हैं कि आत्मा उनकी बोलती है। जी सर। यदि कुछ भी सच्चे दिल से यदि वो आत्मा से पूछता है, क्वेश्चन करोगे वाई वाई, तो आत्मा विल गिव आंसर। तो कुछ भी काम शुरू करने से पहले 2 चीज ध्यान में ले लेनी चाहिए, और दोनों में चीज से एक चीज फिर सिलेक्ट कर ले। जब आप कोई भी बिजनेस व्यापार करते हो, कोई मकान मोल लेते हो, कोई अहम काम करते हो, तो अपनी आत्मा से ये पूछो कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं इसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम की स्टार्ट है? आरंभिक की प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम का आरंभ है? यदि प्रॉब्लम आरंभिक की प्रॉब्लम है, नो इश्यू, वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। जैसे आपने व्यापार किया, आपके पास 10,000 रुपए है और 90,000 रुपए कर्जा ले रहे हो, तो ये आरंभिक की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम की आरंभ है। आपको 90,000 रुपए कर्जा लेकर 10,000 आपकी बेसिक है ही नहीं, तो यू विल बी नो मोर।
यदि आपके पास 50-60 हजार रुपए हैं और केवल 30,000 का कर्जा लेना है, तो ये प्रॉब्लम प्रारंभ की है। ये धीरे धीरे करके कमाओगे, उतार दोगे और आप यू विल बी कर्ज मुक्त एंड यू विल बी हैव एंटरप्रेन्योर। तो आपने दिल से पूछना है कि प्रॉब्लम की शुरुआत है या शुरुआत की प्रॉब्लम। यदि प्रॉब्लम की शुरुआत है तो नो इशू, गो हेड। यदि लग रहा है दिल से कि प्रॉब्लम की शुरुआत है, तो आप उसके हाथ मत लगाओ, बर्बाद हो जाओगे। फिर बोलेंगे लोग क्या कहेंगे। लोग तो पहले भी कहना था, आज भी कहना है। अपने दिल से पूछो कि प्रॉब्लम की शुरुआत है या शुरुआत की प्रॉब्लम है। शुरुआत की प्रॉब्लम है, नो इशू, गो हेड। और प्रॉब्लम और शुरुआत की प्रॉब्लम की प्रॉब्लम की शुरुआत है शुरुआत है। तो एग्जिट हो जाओ, उसके हाथ मत लगाओ। तो ये युवा वाले कई बार ये स्टार्टअप में लगे रहते हैं, कुछ भी नहीं हो देख लेंगे, और स्टार्टअप करने के बाद एग्जिट होने में डरते हैं, लोग क्या कहेंगे। अरे मेरे भाई, 2 साल के बाद बैंक आपका घर लेके जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। अभी तो कम से कम टाइम है, एग्जिट हो जाओ, क्योंकि आपको दिखने लग गया कि ये प्रॉब्लम की शुरुआत है, न कि शुरुआत की प्रॉब्लम। क्या बात है सर, ये तो गोल्डन लाइट है और ये मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दोस्तों, थैंक यू सो मच। एंड सर अग्रवाल सर, पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आपका आपका समय निकालने के लिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अग्रवाल सर के लिए, इस इंटरव्यू से आपने क्या सीखा, सबसे बड़ी कौन सी सीख थी आपकी, वो प्लीज चैट विंडो में लिख के बताएं। व्हाट इज योर बिगेस्ट 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 लर्निंग। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी अलग पहचान बनाओ। स्टार्टअप्स हो तो प्रॉब्लम की शुरुआत है या शुरुआत की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ध्यान दो। एंड एट द सेम टाइम यंगस्टर्स को जो बोला सर ने कि बीज पहले लगाओ तो सही, पेड़ बनाओ तो सही। जब तक पेड़ का सहारा नहीं मिलेगा, जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अग्रवाल सर, बहुत बड़ा सौभाग्य है हम जैसे लोगों का, सबका, कि आप लाइव आ रहे हैं और हमें आपके जीवन के जो इतने अनमोल एक्सपीरियंसेस है आप शेयर कर रहे हैं सर। इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, 2-2 हजार करोड़ पे पहुंचने के बावजूद भी आप जैसे लोग जो इस शो में आते हैं और इतना ज्यादा हम्बल डाउन टू अर्थ होके इतना समय हम लोगों के लिए निकालते हैं, उसके लिए सर एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जो आपने नींद का दान और ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट, दोस्तों अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की आप पूरी कहानी पढ़िएगा, ऐसे 10-15 इनोवेशन आपको दिखेंगे जो कि बहुत यूनिक है, बहुत हटके हैं सर। ये जो अलग से कॉन्सेप्ट्स आप लाए और देश में एक अलग से एक मैसेज जो आप दे रहे हैं कि एथिकल कंपनी भी बन सकती है, झूठ भी जीरो हो सकता है, एम्प्लॉइज 8वीं पास भी हो तो भी उनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है। सर एक बार फिर से सैल्यूट आपके लिए, उन चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच अग्रवाल सर। एंड उम्मीद करूंगा कि आपसे जल्दी मुलाकात हो एंड और ज़्यादा मार्गदर्शन आपसे हम बच्चों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन सर। ऑलराइट। एंड सर एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग भी आपसे मोटिवेट होके आप जैसे लोगों से कुछ ना कुछ अच्छा नया करने का प्रयास करते रहते हैं। सो नवंबर के महीने में हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि इंसान के पास स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है, झगड़े हो रहे हैं घरों में, छोटे छोटे लोग गलत रास्तों में निकल रहे हैं। तो एक मेरा इनिशिएटिव रहता है, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके एक वर्कशॉप मेरा है, जिसमें मैं ये सिखाता हूँ कि माइंड को कैसे अपने काबू में किया जाए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सोच सकें, कैसे हम विजनरी बन सकें, कैसे एक साधारण बच्चे को विजन मिल सके। सो इस बार हमारा एक संकल्प है सर कि नवंबर के महीने में, पूरे महीने में ये वर्कशॉप पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रहा है और 1,08,000 लोगों के लिए हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद उसमें चाहिए सर। एंड अगर आपका आशीर्वाद उसमें साथ रहा तो डेफिनेटली ये कदम, एक 1200 वॉलंटियर्स की टीम उसके लिए काम कर रही है दिन रात। अभी तक 23,000 लोगों ने उसके लिए रजिस्टर कर लिया है और ये पूरी तरह से निःशुल्क है और पूरे महीने का वर्कशॉप है, शाम को 7:30 से 8:30 सर। सो आपके आशीर्वचन उस वर्कशॉप के बारे में आप कुछ कह सकें तो दैट विल बी ग्रेट सर। मैं तो ये कहूंगा जी, कोई भी कभी भी जो आज के युवा हैं या कोई स्ट्रेस में है, मैं कहता हूँ कि ये सब पॉसिबल है यदि आपने किसी के धीरे से कंधे पे हाथ लगा दिया, तो उसमें बड़ी ताकत आ जाती है, यदि दिल से अच्छे मन से लगा दिया तो। जी सर। तो मैं कभी भी कहीं भी जहाँ इस तरह की वर्कशॉप होती है, तो मैं मेरा काम छोड़कर भी उस वर्कशॉप में पार्ट लूंगा। और मैं तो अभी 58 साल की उम्र में आ गया, अब पता नहीं परमात्मा ने कितने दिन बाकी दिए। तो मैं तो मेरी बहुत बड़ी एफडीआर करना चाहता हूँ, क्योंकि पहली एफडीआर तो बच्चों को दे दी, अब मेरे अगले जन्म की एफडीआर है। ये एफडीआर केवल जब हो पाएगी जब आप जैसे लोगों को या समाज में कहीं कुछ कर पाया तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। और किसी तरह भी कभी भी बस थोड़ा सा एक टाइम का प्लान जरूर बनाना पड़ता है, क्योंकि कमिटमेंट थोड़े से कई जगह मैंने ले रखे हैं। कुछ ऐसे समाज के काम है, कुछ मेरे अपनी कंपनी के काम है, कुछ किसी तरह के हैं, एक कोलडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वहाँ भी मेरा कुछ रोल है। तो मैं डेफिनेटली आपके साथ जुड़ूंगा और ऐसी वर्कशॉप आप
करते रहो। मेरा तो ये भगवान से प्रार्थना है कि ये आपका एक तरह से ये पेड़ है। पैसे में तो जी बहुत सर। लोग करते हैं, पर ये जो पेड़ है, ये आपको उस ऊंचाई पे लेके जाएगा जो पैसे वालों की एक ऊंचाई आकर सैचुरेट हो जाती है, आगे नहीं जी सर। बढ़ती। और मगर जहाँ निस्वार्थ कहीं काम होता है, ठीक है अपना धन भी कमाओ, पर उसमें एक सब्जेक्ट में ये रहो कि उन लोगों को आपने बढ़ा दिया, तो आपकी वो संख्या जो बनेगी ना, वो संख्या आपके लिए आपकी एफडीआर का काम करेगी और वो कभी आपको फिर गिरने नहीं देगी। मैं जैसे हजारों लोग आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच अग्रवाल सर। एंड आप सभी श्रोतागणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरह से इस बीएसआर थिंक रिच शो में बने रहें। हर संडे इवनिंग को रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक कनेक्ट करना ना भूलें। अग्रवाल सर जैसे बहुत सारे इंस्पायरिंग लीडर्स कंट्री में हैं जो कि कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी स्टोरीज से लाभान्वित होना ना भूलें। थैंक यू सो मच अग्रवाल सर। थैंक यू सो मच आप सभी को ये शो ज्वाइन करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। टेक केयर सर।